दोनों मंदिर में गए और कृष्णा ने आज की पूजा निशानी के हाथों संपन्न करवाई। आरती के बाद रोशनी ने सबको प्रसाद दिया। प्रसाद लेते समय कृष्णा ने रोशनी से पूछा, बेटा ये साड़ी तुमने कैसे? रोशनी झट से बोली, मम्मा हमें कहाँ आती है, वो तो निशु। निशांत ने तुरंत रोशनी का हाथ पकड़ लिया। रोशनी प्लीज। निशांत को सकपकाता देख दोनों सास बहू जोर जोर से हंसने लगी। सेजल ने नीचे आते हुए देव को देखकर कहा, भैया मानना पड़ेगा, गजब की साड़ी ड्रेप की है आपने, एक रात में ही आप तो बहुत कुछ सीख गए। फिर उसने धीरे से कृष्णा के कान में कहा, देखिए मम्मा, हमारी देवरानी की कमर के लव बर्ड्स बता रहे हैं कि हमारे देवर जी ने पूरी रात जमकर प्यार बरसाया है। क्यों भैया? निशांत शर्मा कर बोला, भाभी आप भी ना मम्मा और भाई के साथ रहकर बिल्कुल उनके जैसी हो गई हो। कृष्णा शरारत से बोली, थोड़े दिन रुक जाओ, हम रोशनी को भी अपने जैसा बना लेंगे। निशांत सबके हंसी मजाक से परेशान होकर अपने पापा के पास चला गया। कृष्णा हंसते हुए बोली, भाभी चलिए, इस घर की परंपरा मेरे निशु ने तोड़ दी, वरना मित्तल मेंशन के हर मर्द की फर्स्ट नाइट यूं ही सुनी सुनी गुजर गई। जोर से हंसकर उसने कहा, सेजल बेटा, देव और अर्जुन जी की मेहनत सफल हो गई ना। अपनी जेठानी और सास की बातें सुनकर रोशनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी नजरें झुक गई। कृष्णा ने रोशनी को देखते हुए कहा, बेटा तुमसे साड़ी नहीं संभल रही है, सूट पहनकर नीचे आ जाओ। फिर उन्होंने सेजल को इशारा किया। सेजल रोशनी का हाथ पकड़कर बोली, रोशनी 2 मिनट रूम में आओ। रूम में आकर रोशनी बोली, भाभी हम साड़ी नहीं पहनेंगे तो कैसे संभाल पाएंगे? सेजल ने उसका गाल छुआ। रोशनी, तुम्हारी कमर और गर्दन पर देवर जी के प्यार की निशानियां स्पष्ट दिख रही है, इसलिए मम्मा ने तुम्हें सूट पहनने को बोला है। तुम सूट पहनकर नीचे आओ, तब तक मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। सेजल की बात सुनकर रोशनी की आंखें झुक गई। वो नम स्वर में बोली, सॉरी भाभी, वो। सेजल ने भावुक होकर कहा, रोशनी ये तुम्हारे खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत का सच है, इसके लिए आंखों में आंसू कभी मत लाना। पहली बार प्यार में खोकर ऐसे कुछ कुछ हो जाता है, इट्स नॉर्मल। चलो मूड फ्रेश करो और अपने चेहरे की शर्म और निखरी रंगत लेकर सबके पास जाकर बैठो। इतना कहकर वो नीचे चली गई। रोशनी ने जल्दी से हाई नेक सूट पहना और नीचे आ गई। उसे सूट में देखकर निशांत हैरान था। रोशनी आपने सूट क्यों? रोशनी ने नजरें झुकाकर कहा, वो निशु। कृष्णा ने बीच में ही कहा, निशु मैंने कहा, उसे साड़ी नहीं संभल रही थी। आओ बेटा चाय पियो। सबने हंसी मजाक के बीच चाय पी। विजयकांत ने सुबह ही मित्तल, अग्रवाल और माहेश्वरी परिवार को शाम की सहगर रस्म और डिनर के लिए इनवाइट कर दिया था। देव और सेजल अंजलि को लेने के लिए निकल गए थे। रूही विनोद के रूम में अंजलि को रेडी कर रही थी। पीले रंग की प्योर शिफॉन साड़ी में अंजलि बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी विनोद रूम में आया। मॉम, देव भाई और सेजल भाभी आ गए हैं। रूही ने विनोद की आवाज सुनी और जैसे ही अंजलि के सामने से हटी, विनोद की आंखें अंजलि को देखकर झपकना ही भूल गई। रूही ने विनोद को ऐसे देखकर शरारत से कहा, आरू बेटा, अंजलि रेडी हो गई है, दोनों मियां बीवी को थोड़ी देर अकेले छोड़ दो। 8 घंटे की दूरी है विनू, एक दूसरे को करीब से महसूस करो। इतना कहकर वो खिलखिलाते हुए आर्या का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। रूही के जाते ही विनोद अंजलि के पास आया, उसे बाहों में भरा और आंखें बंद कर ली। विनोद को खामोश देखकर अंजलि उसके सीने से लगकर बोली, क्या हुआ सर, आप कुछ बोल। विनोद ने आंखें खोली। क्या बोलूं बच्चा, तुम्हारी मासूमियत और खूबसूरती ने मुझे निशब्द कर दिया। अंजू तुम बहुत बहुत प्यारी लग रही हो। अंजलि पंजों पर खड़ी होकर विनोद के गालों को छूते हुए प्यार से बोली, सर सब आपके प्यार का असर है, जितना आप हम पर प्यार बरसाएंगे उतना ही हम निखरेंगे। विनोद ने अंजलि को गले लगाकर कहा, फिर तो अंजू आज रात का मुझे बेसब्री से इंतजार है। आज तुम्हें विनोद शर्मा पूरे अपने रंग में रंग देगा। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर तुम्हारे रूप का रसपान करके तुम्हारी खूबसूरती और शर्मो हया को और निखारेगा। माय स्वीट लविंग बच्चा। अंजू आज की रात जब रूम में आओ ना, तो अपने सर शब्द को हमेशा के लिए बेडरूम से बाहर छोड़कर आना और अपने पति के लिए एक यूनिक सा निकनेम लेकर बेडरूम में एंट्री करना। अंजलि मुस्कुराई, ओके डियर हस्बैंड। और कुछ? विनोद बोला, थोड़ी देर नोज पर सेजल भाभी से आइस लगवा कर लेना। फिर अधीर होकर बोला, बस बच्चा, कुछ घंटे की तो बात है। अंजलि ने तुरंत विनोद के होठों पर अपनी उंगली रख दी। परेशान मत होइए ना, उदास चेहरा बनाकर हमें मायके भेजेंगे तो हमारा मन भी नहीं लगेगा। विनोद ने तुरंत अंजलि के होठों को छुआ। मिस यू अ लॉट, लेट मत करना बच्चा, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा। अंजलि विनोद को कसकर पकड़ते हुए बोली, हम जल्दी आएंगे आपके पास। विनोद अंजलि को लेकर नीचे आया। थोड़ी देर बाद देव अंजलि को साथ लेकर मित्तल मेंशन निकल गए। जैसे वो पहुंचे, मनोहर, मीना, कृष्णा और दीवानजी ने उसे अपने आगोश में ले लिया। अंजलि दीवानजी को कसकर पकड़कर बोली, चाचू प्लीज रोना नहीं, हम बहुत बहुत खुश हैं। दीवानजी मुस्कुराकर उसके माथे को चूमते हैं, तेरे चेहरे की खुशी बता रही है मेरे बच्चे, जाओ अपनी दी और निशु से मिलो। अंजलि निशानी को देखकर उनके गले लग गई और निशांत के बाल बिगाड़ते हुए बोली, एक काम खजूरे, कल रात मेरी दी को परेशान तो नहीं किया ना? निशांत ने नौटंकी करते हुए कहा, बहुत परेशान किया विनोद की एंग्री बर्ड, अब बोल क्या करेगी? ये कहकर उसने अंजलि के बालों की चोटी खींची और मीना के पीछे छुप गया। अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा, देव भाई, चाचू इसको संभाल लीजिए, देखिए इसने हमारा हेयर स्टाइल बिगाड़ दिया। चाची आपको पता है आज हमारा हेयर स्टाइल मॉम ने बनाया था और इसने देखिए। निशांत ने फिर नौटंकी की, मोटी ज्यादा मुंह मत बना, मैं अपनी सासू मां को फोन कर दूंगा, वो फिर से बना देंगी। दीवानजी निशांत को डपटते हुए बोले, निशु मेरी बच्ची को सताना बंद करो। इतना कहकर वो अंजलि को अपनी बाहों में लेकर अंदर ले आए। पूरा दिन मित्तल मेंशन में हंसी मजाक और भाई बहनों की नौटंकी का दौर चलता रहा। इधर फार्म हाउस में राज और शीतल अपनी नींद पूरी कर रहे थे। राज की बाहों में लिपटे शीतल नींद में जैसे ही गिरने को हुई, राज की नींद खुल गई। उसने शीतल को संभाला और घड़ी देखी तो दोपहर का 1 बज रहा था। दोनों ने मिलकर रूम और स्विमिंग एरिया साफ किया। राज ने बाहर से लंच ऑर्डर कर दिया था। फ्री होकर राज शीतल के पास आया और उसे एक बॉक्स देते हुए बोला, शोना ये तुम्हारी ड्रेस है। शीतल परेशान होकर बोली, राज हम साड़ी कैसे पहनेंगे? राज ने उसे गले लगाते हुए कहा, शोना पहले बॉक्स ओपन करो, शायद तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। शीतल ने बॉक्स खोला तो उसमें मल्टी कलर राजपूती पोशाक देख वो खुशी से झूम उठी। थैंक यू सड़ू जी, आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। राज ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, शोना इतना प्यार बरसाया फिर भी सड़ू? शीतल ने शरारत से कहा, आप हमेशा हमारे लिए सड़ू ही रहेंगे, समझे? चलिए हटिए, अब हमें रेडी होना है। राज उसे कसकर गले लगाकर बोला, अभी तो लेट हो जाएगा, वरना मैं खुद अपने हाथों से रेडी करता। कोई बात नहीं, ससुराल पहुंचो, कल सुबह तुम अपने सड़ू के हाथों से ही रेडी होकर नीचे जाओगी, समझी? शीतल हंसती हुई तैयार होकर मित्तल मेंशन के लिए निकल गई।
जब सब मित्तल मेंशन पहुंचे तो अंजलि को मेकअप आर्टिस्ट फाइनल टच दे रही थी। देव ने राज को कॉल किया। कहाँ रह गया तू? राज शांत स्वर में बोला, सामने देख, पहुंच गया। गाड़ी रुकते ही शीतल बाहर आई। दोनों के चेहरे का निखार देखकर पूरा परिवार मुस्कुरा उठा। शीतल को राजपूती पोशाक में देखकर वर्षा ने शरारत से कहा, वाह शीतू, मानना पड़ेगा जीजू को, अपनी रात की निशानियां छुपाने के लिए क्या दिमाग चलाया है, सुपर आइडिया। देव और अर्जुन जी हंस पड़े। राज ने सबको घूरकर कहा, ज्यादा नौटंकी मत करो, मेरी बीवी सबसे स्पेशल है, इसलिए उसका ड्रेस भी स्पेशल होना चाहिए। अर्जुन जी ने मजाक किया, साले साहब, वैसे देव तुम्हारे दोस्त की गर्दन पर आज कुछ ज्यादा ही रेडनेस नहीं दिख रही। राज ने बिना किसी झिझक के कहा, जीजू वो क्या है ना, पूरी रात प्यार बरसा है तो कुछ तो दिखेगा ही, आप लोग करते रहो बकवास, चलो सोना। इतना कहकर वो शीतल का हाथ थामे नीलिमा के पास चला गया। थोड़ी देर बाद अंजलि को लेकर सभी परिवार वाले शर्मा हाउस पहुंचे। मेन गेट पर दूध और गुलाब के फूलों का पानी रखा था। निशानी और देव अंजलि को बीच में लेकर पहुंचे तो उन पर फूल बरसाए गए। रूही ने तिलक कर अंजलि का मुंह मीठा कराया। रूही ने अंजलि को पानी में पैर रखकर आगे बढ़ने को कहा और आरती उतारकर उसे विनोद के पास खड़ा कर दिया। विनोद ने अंजलि की कमर में हाथ डालकर उसके माथे को चूमा। लुकिंग सो ब्यूटीफुल बच्चा। ताई जी ने कहा, रूही अब जमाइसा के पैर धोकर शगुन पूरा करो। जैसे ही रूही झुकने लगी, निशांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। मॉम, ये क्या कर रहे हैं आप? कृष्णा जी भी बेचैन हो गई। ताई जी ने गंभीर लहजे में कहा, समथन जी, ये रस्म या तो सास करे या घर की बहू। रूही तुम नहीं कर रही तो अंजू बहू तुम अपने नंदोईसा के पैर धुलाकर स्वागत करो। ये सुनकर निशांत गुस्से से भर गया। दिवांजी और देव ने उसे शांत किया। विजयकांत जी ने कहा, भाभी, अंजू दामाजी की छोटी बहन नहीं, मित्तल परिवार की बेटी है। तभी रोशनी आगे बढ़ी। मॉम वेट अ मिनट, ताई जी ये रस्म जरूर पूरी होगी। पूरा परिवार हैरान था। रोशनी ने कहा, मॉम, रस्म शर्मा परिवार की लेडीज की तरफ से होनी है ना, तो ये रस्म इस घर की बेटी निभाएगी। निशु हमारे पति है और इस घर के दामाद, उनके पैर प्रक्षालन करके हम अपने दोनों धर्म निभाएंगे। ताई जी हमें तो इजाजत है ना? रोशनी की समझदारी देखकर सब भावुक हो गए। रोशनी ने निशांत का हाथ पकड़कर पानी उसकी हथेलियों में डाला। निशांत ने अपने हाथ खोल दिए, जिससे पानी उसके पैरों पर गिर गए। सबने तालियां बजाई। डिनर के बाद जब सब विदा लेने लगे तो विजयकांत ने कहा, रूही बच्चों को फ्री करो, विनू अंजू को लेकर अपने रूम में जाओ। विनोद ने धीरे से कहा, डैड बस जा रहे हैं। रूही ने शरारत से कहा, बेटा मेरी बहू को आज तो गोद में उठाकर ले जा। विनोद मुस्कुराकर बोला, मॉम आप बोलिए तो सही, आज क्या, मैं तो ऐसे रोज गोद में उठाकर ले जाऊंगा। इतना कहकर वो अंजलि को गोद में उठाकर अपने रूम की ओर बढ़ गया। विनोद जैसे ही अंजलि को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे की ओर बढ़ा, रूही ने दोनों की बलाइयां ली और अपने मोबाइल से उनकी एक प्यारी सी तस्वीर खींच ली। रूही ने शरारत से विनोद को सचेत करते हुए कहा, विनू बेटा अपनी एंग्री बर्ड को ज्यादा परेशान मत करना। विनोद ने अंजलि की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मॉम बहुत लंबा इंतजार किया है इस हसीन रात का, आज तो शरारत और प्यार दोनों ही होगा। विनोद की बात सुनकर अंजलि के गाल लज्जा से सुर्ख हो गए। रूही खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, विनू ज्यादा शरारत नहीं बेटा, जाओ अपने नए जीवन की शुरुआत एक दूसरे को अच्छे से समझकर हंसी खुशी से करो। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। रूही के जाते ही विनोद अंजलि को लेकर अपने कमरे में पहुंचा। अंजलि को जरा भी अंदाजा नहीं था कि विनोद ने उसके लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है। हालांकि उसे यह आभास जरूर था कि जिस मिलन के लिए विनोद ने अब तक खुद को रोका था वो घड़ियां आ चुकी है। अब वो पूरे हक के साथ अपना प्यार जता सकेगी। उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी आंखों की शर्मो हया और उसके शरीर में दौड़ रही सिहरन विनोद की नजर से नहीं बच सकी। वो एकटक अंजलि को निहार रहा था। अंजलि जो हमेशा शरारती मूड में रहती थी, आज पहली बार अपने सर की बाहों में असहज महसूस कर रही थी। कमरे के बाहर आकर विनोद झुका और बेहद कोमल स्वर में बोला, अंजू जब तक मैं आंखें खोलने को ना कहूं तुम आंखें नहीं खोलोगी। ओके नाउ क्लोज योर आइज बच्चा। अंजलि ने एक नजर विनोद पर डाली और बिना कोई सवाल किए झट से अपनी आंखें बंद कर ली। विनोद ने दरवाजा खोला और कमरे के बीचों बीच अंजलि को अपनी गोद से उतारा। उसे पीछे से बाहों में भरते ही विनोद की हथेलियां जैसे ही उसकी पतली कमर पर टिकी, अंजलि के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। पहली बार विनोद ने अपनी एंग्री बर्ड को इतने करीब से और इतने गहराई से महसूस किया था। अंजलि की कंपन को भांपकर विनोद ने उसे और करीब खींच लिया। उसने अपनी ठुड्डी अंजलि के कंधे पर रखी और बेहद गहरे स्वर में फुसफुसाया, क्या हुआ बच्चा, अभी तो सिर्फ हथेलियों का हल्का स्पर्श है और तुम कांप रही हो, फिर पूरी रात मुझे प्यार कैसे कर पाओगी? विनोद के होठों का स्पर्श, हथेलियों की गर्माहट और उसकी बातों ने अंजलि को और भी अधिक सिहरा दिया। वो डर के मारे अपने लहंगे को कसकर पकड़ने लगी। अंजलि की कसी हुई पकड़ देखकर विनोद ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और सीने से लगा लिया। उसने बड़े प्यार से समझाया, अंजू हमारे रिश्ते में अब इस तरह की असहजता की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी परमिशन के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। कंफर्टेबल रहो ना यार, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। लेकिन अंजलि ने फिर भी आंखें नहीं खोली। विनोद ने उसके चेहरे को अपने हथेलियों में भरकर गंभीर आवाज में पूछा, आज क्या हुआ? हमेशा तो तुम मेरे प्यार को करीब से महसूस करना चाहती थी, आज जब हम समर्पण की बेला पर है तो तुम्हारे चेहरे पर पसीने की बूंदें, बदन में ये कंपन और मेरी बात सुनकर भी निगाहें ना खोलना, क्या बात है? कुछ कहना चाहती हो तो खुलकर शेयर करो। विनोद की आवाज की गंभीरता सुनकर अंजलि ने अपनी नजरें उठाई। विनोद की आंखों की गहरी तपिश उसे बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपना चेहरा झट से विनोद के सीने में छुपा लिया। अपनी बाहों से विनोद की कमर को कसकर पकड़ते हुए वो लरसते स्वर में बोली, हमें हमें घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। विनोद मुस्कुराया, मेरी एंग्री बर्ड को डर लग रहा है? अंजू तुम तो वैलेंटाइन नाइट पर काफी बोल्ड थी। अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। विनोद ने तुरंत उसकी बात काटी, मजाक नहीं सच कह रहा हूँ। देखो अंजू, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होगी हम रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएंगे। मेरे लिए तुम जरूरी हो, बाकी सब बात में। चलो ये सब छोड़ो, मेरे दोस्त ने इतनी मेहनत से रूम डेकोरेट किया है, एक बार आंखें खोलकर तो देखो। अंजलि ने जैसे ही आंखें खोली वो खुशी से झूम उठी। पूरा कमरा उसकी पसंद के हिसाब से गोल्डन और व्हाइट कलर की थीम पर सजा था। छत से लटके लाल दिल के आकार के गुब्बारे, दीवारों पर गोल्डन लाइट के हाथ और बेड पर गुलाब की पंखुड़ियों से लिखा लव यू देखकर उसका दिल खुश हो गया। पूरे कमरे में अरोमा कैंडल्स की भीनी भीनी खुशबू फैली थी। हर तरफ उनकी यादों की तस्वीरें सजी थी। अंजलि ने खुश होकर विनोद के गालों को चूमा। सर इट्स सो ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक। विनोद ने उसका हाथ पकड़ा और गंभीर स्वर में बोला, अंजू सुबह ही मना किया था ना, सर शब्द बेडरूम से बाहर छोड़कर आना।
अब से ये शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। अंजलि विनोद के हाथों के दबाव से थोड़ा पीछे हटने लगी, लेकिन विनोद ने उसके लहंगे की लटकन को कसकर पकड़ लिया। लहंगे की एक गांठ थोड़ी ढीली हो गई। विनोद ने अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा और सर्द नजरों से उसे देखते हुए गर्दन पर चेहरा टिकाया। अंजू, मैं ये उलझने तब सुलझाना चाहता था जब तुम सहज महसूस करो, बट ये अनजाने में हो गया। इफ यू आर कंफर्टेबल तो क्या मैं इस भारी ड्रेस और ज्वेलरी को हटा सकता हूँ? अंजलि ने एक नजर विनोद को देखा, फिर अपने हाथ हटाकर धीरे से सिर हिला दिया। विनोद मुस्कुराया। परमिशन ग्रांट हो गई तो अपना चेहरा हाथ से हटाओ ना, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हर प्रतिक्रिया को देखूं। उसने अंजलि के चेहरे से हाथ हटाया और उसकी ठुड्डी को अपनी उंगली से ऊपर उठाया। अंजू, मैं चाहता हूँ कि आज इस मधुर बेला में प्यार का आगाज तुम्हारी तरफ से हो, फिर उस प्यार को खुले आसमान के नीचे मैं अपने अंदाज में अंजाम तक पहुंचाऊंगा। चंद्रमा की चांदनी, टिमटिमाते तारे और फूलों की महक हमारे प्यार की साक्षी बनेंगे। चलो शुरुआत करो। किस मी एट योर फेवरेट प्लेस। अंजलि पंजों के बल खड़ी हुई, लेकिन विनोद ने उसे कमर से पकड़कर उठा लिया। ऐसे नहीं अंजू, तुम्हारा पहला स्पर्श मुझे सुकून से महसूस करना है। वो उसे सोफे पर ले गया और खुद लेट कर उसे अपने ऊपर ले लिया। अंजलि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो हमारी नोज रिंग। विनोद तुरंत उठा, उसे बिठाया और लहंगे की डोरी पूरी तरह खोल दी। उसके हाथ अंजलि की कमर की गहराइयों को नापने लगी। वो अंजलि की मदहोश कर देने वाली खुशबू में खो गया था। जैसे ही उसकी उंगलियां अंजलि की कमर पर थिरकी, अंजलि की सिसकी निकल गई। उसने विनोद की उंगलियों को कसकर अपनी हथेलियों में थाम लिया। विनोद ने अंजलि की गर्दन पर होठ रखे। अंजू, प्लीज रिमूव योर हैंड, आई वांट टू फील यू। अंजलि सिहर उठी। वो पहले हमारी नोज रिंग। विनोद रुक गया। वो सीधा बैठा और बड़ी सावधानी से पिछले 5 दिन से पहनी अंजलि की नथ को उतारा। नथ निकलते ही दर्द से अंजलि की आंखें नम हो गई। उसे दर्द में देखकर विनोद का दिल भर आया। उसने अंजलि को अपने सीने से लगाया और अपनी हथेलियों से उसका चेहरा थामकर उसकी नाक को चूमना शुरू किया। विनोद प्यार से फुसफुसाया, दर्द कम हुआ बच्चा? अंजलि ने आंखें बंद कर ली। वो विनोद के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। विनोद ने जैसे ही अंजलि को अपनी गोद में उठाया, रूही की ममता छलक उठी। उसने दोनों की बलाइयां ली और अपने मोबाइल से एक प्यारी सी तस्वीर कैद की। मुस्कुराते हुए रूही ने विनोद को चेतावनी दी, वीनू बेटा, अपनी एंग्री बर्ड को आज ज्यादा परेशान मत करना। विनोद ने अंजलि को निहारते हुए कहा, मॉम, बहुत लंबा इंतजार किया है इस हसीन रात का। आज तो शरारत और प्यार दोनों ही अपने चरम पर होंगे। विनोद की बात सुनकर अंजलि के गाल लज्जा से सुर्ख हो गए। रूही खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, वीनू, ज्यादा शरारत नहीं बेटा, जाओ अपने नए जीवन की शुरुआत एक दूसरे को अच्छे से समझकर हंसी खुशी से करो। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। रूही के जाते ही विनोद अंजलि को लेकर अपने कमरे में पहुंचा। अंजलि को जरा भी अंदाजा नहीं था कि विनोद ने उसके लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है। हालांकि उसे आभास जरूर था कि जिस मिलन के लिए विनोद ने अब तक खुद को रोका था, वो घड़ियां आ चुकी है। अब वो पूरे हक के साथ अपना प्यार जता सकेगी। उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी आंखों की शर्मो हया और उसके शरीर में दौड़ रही सी हिरन विनोद की नजर से नहीं बच सकी। वो एकटक अंजलि को निहार रहा था। अंजलि, जो हमेशा शरारती मूड में रहती थी, आज पहली बार अपने सर की बाहों में असहज महसूस कर रही थी। कमरे के बाहर आकर विनोद झुका और बेहद कोमल स्वर में बोला, अंजू, जब तक मैं आंखें खोलने को ना कहूं तुम आंखें नहीं खोलोगी, ओके? नाउ क्लोज योर आईज बच्चा। अंजलि ने एक नजर विनोद पर डाली और फिर बिना कोई सवाल किए झट से अपनी आंखें बंद कर ली। विनोद ने दरवाजा खोला और कमरे के बीचों बीच अंजलि को अपनी गोद से उतारा। उसे पीछे से बाहों से भरते ही विनोद की हथेलियां जैसे उसकी पतली कमर पर टिकी, अंजलि के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। पहली बार विनोद ने अपनी एंग्री बर्ड को इतने करीब से और इतनी गहराई से महसूस किया था। अंजलि की कंपन को भांपकर विनोद ने उसे और करीब खींच लिया। उसने अपनी ठुड्डी अंजलि के कंधे पर रखी और बेहद गहरे स्वर में फुसफुसाया, क्या हुआ बच्चा? अभी तो सिर्फ हथेलियों का हल्का स्पर्श है और तुम कांप रही हो, फिर पूरी रात मुझे प्यार कैसे कर पाओगी? विनोद के होठों का स्पर्श, हथेलियों की गर्माहट और उसकी बातों ने अंजलि को और भी अधिक सिहरा दिया था। वो डर के मारे अपने लहंगे को कसकर पकड़ने लगी। अंजलि की कसी हुई पकड़ देखकर विनोद ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और सीने से लगा लिया। उसने बड़े प्यार से समझाया, अंजू, हमारे रिश्ते में अब इस तरह की असहजता की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी परमिशन के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। कंफर्टेबल रहो ना यार, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। लेकिन अंजलि ने फिर भी आंखें नहीं खोली। विनोद ने उसके चेहरे को अपने हथेलियों में भरकर गंभीर आवाज में पूछा, आज क्या हुआ? हमेशा तो तुम मेरे प्यार को करीब से महसूस करना चाहती थी। आज जब हम समर्पण की बेला पर है तो तुम्हारे चेहरे पर पसीने की बूंदें, बदन में ये कंपन और मेरी बात सुनकर भी निगाहें ना खोलना, क्या बात है? कुछ कहना चाहती हो तो खुलकर शेयर करो। विनोद की आवाज की गंभीरता सुनकर अंजलि ने अपनी नजरें उठाई। विनोद की आंखों की गहरी तपिश उसे बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपना चेहरा झट से विनोद के सीने में छुपा लिया। अपनी बाहों से विनोद की कमर को कसकर पकड़ते हुए वो लरसते स्वर में बोली, हमें घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। विनोद मुस्कुराया, मेरी एंग्री बर्ड को डर लग रहा है? अंजू, तुम तो वैलेंटाइन नाइट पर काफी बोल्ड थी। अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। विनोद ने तुरंत उसकी बात काटी, मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। देखो अंजू, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होगी हम रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएंगे। मेरे लिए तुम जरूरी हो, बाकी सब बात में। चलो ये सब छोड़ो, मेरे दोस्त ने इतनी मेहनत से ये रूम डेकोरेट किया है, एक बार आंखें खोलकर तो देखो। अंजलि ने जैसे ही आंखें खोली वो खुशी से झूम उठी। पूरा कमरा उसकी पसंद के हिसाब से गोल्डन और व्हाइट कलर की थीम पर सजा था। छत से लटकते लाल दिल के आकार के गुब्बारे, दीवारों पर गोल्डन लाइट के हार्ट्स और बेड पर गुलाब की पंखुड़ियों से लिखा लव यू देखकर उसका दिल खुश हो गया। पूरे कमरों में अरोमा कैंडल्स की भीनी भीनी खुशबू थी। हर तरफ उनकी यादों की तस्वीरें सजी थी। अंजलि ने खुश होकर विनोद के गालों को चूमा। सर, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक। विनोद ने उसका हाथ पकड़ा और गंभीर स्वर में बोला, अंजू, सुबह ही मना किया था ना, सर शब्द बेडरूम से बाहर छोड़कर आना। अब से ये शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। अंजलि विनोद के हाथों के दबाव से थोड़ा पीछे हटने लगी, लेकिन विनोद ने उसके लहंगे की लटकन को कसकर पकड़ लिया। लहंगे की एक गांठ थोड़ी ढीली हो गई। विनोद ने अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा और सर्द नजरों से उसे देखते हुए गर्दन पर चेहरा टिकाया। अंजू,
मैं ये उलझने तब सुलझाना चाहता था जब तुम सहज महसूस करो, बट ये अनजाने में हो गया। इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो क्या मैं इस भारी ड्रेस और ज्वेलरी को हटा सकता हूँ? अंजलि ने एक नज़र विनोद को देखा, फिर अपने हाथ हटाकर धीरे से सिर हिला दिया। विनोद मुस्कुराया। परमिशन ग्रांट हो गई तो अपना चेहरा हाथ से हटाओ ना, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हर प्रतिक्रिया को देखो। उसने अंजलि के चेहरे से हाथ हटाया और उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया। अंजू, मैं चाहता हूँ कि आज इस मधुर बेला में प्यार का आगाज तुम्हारी तरफ से हो, फिर उस प्यार को खुले आसमान के नीचे मैं अपने अंदाज में अंजाम तक पहुंचाऊंगा। चंद्रमा की चांदनी, टिमटिमाते तारे और फूलों की महक हमारे प्यार की साक्षी बनेंगे। चलो शुरुआत करो, किस मी एट योर फेवरेट प्लेस। अंजलि पंजों के बल खड़ी हुई, लेकिन विनोद ने उसे कमर से पकड़कर उठा लिया। ऐसे नहीं अंजू, तुम्हारा पहला स्पर्श मुझे सुकून से महसूस करना है। वो उसे सोफे पर ले गया और खुद लेटकर उसे अपने ऊपर ले लिया। अंजलि ने विनोद के होठों को अपने होठों पर रखकर बहुत ही कोमलता से उसे चूमना शुरू किया। अंजलि ने कहा, हम ठीक है। विनोद ने उसे अपनी नजरों से बांधते हुए कहा, मेरी आंखों में देखकर कहो अंजू। अंजलि ने विनोद को अपनी बेचैन नजरों से देखा और अपने कांपते होठों को फिर से विनोद के सुर्ख होठों पर रख दिया। विनोद की आंखें नम हो गई और उसके हाथ अंजलि की कमर पर थिरकने लगे। विनोद की हलचल से अंजलि और भी उत्तेजित हो गई। उसने विनोद के होठों को पैशनेटली चूमना शुरू किया। विनोद ने अंजलि को अपने से थोड़ा अलग किया और लंबी सांस लेने को कहा। टेक अ लॉन्ग ब्रेथ अंजू, यू विल लाइक इट। उसने धीरे धीरे अंजलि की पीठ को सहलाया। विनोद ने उसे गले लगाते हुए कहा, नो सॉरी बच्चा, हमारे रिश्ते में जल्दबाजी नहीं, सुकून चाहिए। मुझे तुम्हारी सेहत और सुरक्षा सबसे प्यारी है। विनोद ने फिर से उसे प्यार से गले लगाया और उसकी ज्वेलरी हटाने में उसकी मदद की। एक एक करके जब उसने अंजलि की भारी ज्वेलरी उतारी तो कमरे में सिर्फ उनके सांसों की आवाज गूंज रही थी। विनोद ने जब उसकी पायल और बिछुए की बात पर अंजलि की झिझक देखी तो उसने बड़े सम्मान से उसके सुहाग के इन प्रतीकों को न छूने का फैसला किया। उसने अंजलि को अपने आगोश में ले लिया। विनोद के होठ और हाथ अंजलि की कमर के हर हिस्से को प्यार से सहला रहे थे। अंजलि की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। विनोद ने फिर उसे अपने से अलग किया और एक बॉक्स देते हुए कहा, इसे खोलो अंजू। अंजलि ने बॉक्स खोला तो अंदर एक खूबसूरत 2 पीस नाइटी थी। अंजलि उसे देखकर सिहर उठी। विनोद ने शरारत से पूछा, पसंद नहीं आया? अंजलि ने शर्माते हुए कहा, बहुत पसंद आया, बस आपके अंदाज से डर लगता है। अंजलि ने नाइटी पहनी और जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो आईने में अपना प्रतिबिंब देखकर खुद को रोक न सकी। वो बेहद आकर्षक लग रही थी। वो गार्डन की ओर बढ़ी जहां विनोद चांदनी के नीचे उसका इंतजार कर रहा था। अंजलि को अपनी ओर बढ़ते देख विनोद का दिल धड़कने लगा। अंजलि उसके सीने से जा लगी। विनोद ने उसे बाहों में भरा और कहा, आज की रात मेरा प्यार इस खुले आसमान के नीचे अपनी मंजिल पाएगा। अंजलि ने शरारत भरी मुस्कान के साथ विनोद को देखा। तो फिर इंतजार किस बात का है हनी? विनोद ने अंजलि की कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। उनकी नजरों का मिलन हो रहा था और गार्डन की शांति में उनके प्यार की आहटें सुनाई दे रही थी। अंजलि ने अपनी नाइटी का रोप कंधे से सरका दिया और विनोद की शर्ट के बटन खोलने लगी। अंजलि ने धीरे से गुनगुनाते हुए कहा, आज की रात सिर्फ हम दोनों की ही है। विनोद ने अंजलि को अपनी बाहों में समेट लिया। उसने उसके कंधे, गर्दन और चेहरे पर अनगिनत चुंबन बरसाए। अंजलि का बदन विनोद के स्पर्श से सुलग उठा था। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए जहां समय ठहर गया था। गार्डन की वो ठंडी हवा और ऊपर चमकते सितारे गवाह थे उस मिलन के, जहां विनोद ने अपनी एंग्री बर्ड को पूरे हक से अपना बना लिया था। विनोद ने अंजलि के रोम रोम को अपने प्यार से निखारा। ये सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं था, ये दो रूहों का एक होना था। रात के सन्नाटे में उनके प्यार की खुशबू हवाओं में घुल गई थी। सुबह की पहली किरण के साथ जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो उनकी आंखों में एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम और विश्वास था। वे जानते थे कि आज से उनकी असली जिंदगी शुरू हुई है। अंजलि की हॉटनेस और सुंदरता के सम्मोहन में विनोद पूरी तरह खो चुका था। गार्डन में डांस करते हुए विनोद के हाथों की हरकतें कई बार अंजलि के नाजुक बदन पर फिसलती, जिससे हवा में एक मादक गर्माहट घुल गई थी। अब दोनों ही एक दूसरे में विलीन होने के लिए बेताब थे। विनोद ने अंजलि को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके गीले बालों को एक तरफ करके अपने एक हाथ से उसकी नाइटी के शोल्डर स्ट्रिप को धीरे से सरका दिया। दूसरे हाथ से उसने अंजलि की धड़कनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। विनोद के स्पर्श से अंजलि सिहर उठी और उसने अपने हाथों से विनोद के हाथ को थाम लिया। विनोद अपने सुलगते होठों से अंजलि की कॉलर बोन को चूमने लगा। वो धीमी गति से अपनी लय बढ़ाता गया और अंजलि की गर्दन को अपने होठों में दबाकर मदहोशी में डूब गया। अंजलि करहाते हुए बोली, हनी, हम बहुत बेचैन हो रहे हैं, हमें रूम में बेड पर ले चलिए। विनोद ने उसकी गर्दन चूमते हुए नशीली आवाज में कहा, बच्चा, आज रात तो हम यही रहेंगे। मैं अपने प्यार से तुम्हारी बेचैनी कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, तुम्हारा धड़कता दिल मेरे हाथों की गिरफ्त में है। ये पहली बार का एहसास है, इसे खुलकर जी लो ना। करीब 1 घंटे तक विनोद अपने प्यार और स्पर्श से अंजलि को मदहोश करता रहा। फिर उसे अपनी गोद में उठाकर कैनोपी में बिछे मखमली बिस्तर पर लिटा दिया। कमरे की हल्की सुनहरी रोशनी में अंजलि का दमकता बदन और भी खूबसूरत लग रहा था। अंजलि ने धीमी आवाज में कहा, हनी प्लीज, यहाँ की रोशनी कम। विनोद उस पर झुकते हुए बोला, थोड़ी देर बाद अंजू, इस रोशनी में तुम्हारे बदन को अपनी आंखों में सहेज लेने दो। विनोद के होठ फिर से अंजलि के बदन पर थिरकने लगे। धीरे धीरे उनके बीच की बाहरी आवरण हट चुके थे और वे एक दूसरे को गहराई से महसूस कर रहे थे। जब विनोद ने अपने होठ उसकी जांघों पर टिकाए तो अंजलि के नाखून उसकी पीठ पर गिर गए। विनोद ने सावधानी से प्रोटेक्शन का उपयोग किया और धीरे धीरे अंजलि के करीब होकर उसमें समाने लगा। पहले रूहानी स्पर्श के साथ अंजलि की आंखों के कोर भीग गए, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। विनोद ने उसे बाहों में भर लिया और वे दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद विनोद ने अंजलि के बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछा, अंजू, आंखें खोलो, तुम खुश हो ना? अंजलि ने नम आंखों से विनोद को देखते हुए कहा, हम बहुत खुश हैं हनी, हमारी शिद्दत से की हुई मोहब्बत को आखिर मंजिल मिल गई। विनोद ने उसके धड़कते दिल को चूमते हुए कहा, विवाह का पवित्र बंधन मुबारक हो मिसेस अंजलि विनोद शर्मा। आज से तुम्हारी पहचान बदल गई, तुम हमेशा के लिए मेरी हो गई। थोड़ी देर बाद विनोद उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम ले गया। अंजलि के शॉवर लेने के बाद विनोद गार्डन में पूल के पास चला गया। अंजलि जब पूल के पास आई तो विनोद को पानी में आंखें बंद कर लेटा देख उसके पास बैठ गई और उसके बालों में उंगलियां चलाकर बोली, हनी, काफी रात हो गई है, रेस्ट कर लीजिए।
विनोद ने आंखें खोलकर उसके हाथ पकड़े और अधीरता से पूछा, सच बताना, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अंजलि ने उसके होठों को चूमकर तसल्ली दी, लेकिन विनोद का मन शांत नहीं हो रहा था। रूम में लौटकर विनोद ने उसे अपनी बाहों में सुला लिया। दोनों एक दूसरे में लिपटे हुए गहरी नींद में डूब गए। उसी रात मित्तल मेंशन में सभी सदस्य एक साथ पहुंचे। देव अपने माता पिता के साथ था, तो सेजल और निशानी भी साथ मुस्कुराते हुए अंदर आए। दीवान जी ने सोफे पर बैठकर निशानी को बुलाया और दोनों को गले लगाकर कहा, प्राउड ऑफ यू बच्चों। कृष्णा, मेरे बच्चों को ऐसी परवरिश देने के लिए थैंक यू। भावुक होते हुए दीवान जी ने रोशनी की तरफ देखा। रोशनी बेटा, आज तुमने एक नहीं 2 परिवारों का मान बढ़ाया है। आज तुमने मेरी नटखट अंजू की इज्जत का मान रखा और अपने पति धर्म को बखूबी निभाया। समाज के लोग कहते हैं कि बहुएं कभी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन तुम चारों ने मुझे पृथ्वी पर ही स्वर्ग के दर्शन करा दिए। देव ने दीवान जी को गले लगाकर कहा, पापा आप इतने इमोशनल मत होइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमारी रगों में आपका खून है, हम वादा करते हैं कि कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप हमारे आदर्श हैं। देव ने सेजल की ओर देखकर कहा, सेज पापा के लिए पानी लाओ, फिर सबके लिए कोल्ड कॉफी बना दो। मित्तल मेंशन में सब सुकून और गर्व के साथ एक दूसरे के साथ थे, जैसे कोई त्योहार का माहौल हो। अंजलि और विनोद की रात जहां प्रेम की पराकाष्ठा पर थी, वहीं मित्तल मेंशन में परिवार का अटूट बंधन उसकी खूबसूरती को पूर्णता दे रहा था। रोशनी के हट को देखकर कृष्णा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा अभी तुम्हारा रसोई पूजन नहीं हुआ है, तुम दोनों जाकर चेंज कर लो, मैं सबके लिए कॉफी बनाती हूँ। तेजल ने सबको पानी पिलाया और दीवान जी के पैरों के पास बैठकर उनके घुटनों पर हाथ रखते हुए सांत्वना दी। पापा प्लीज रेस्टलेस मत होइए, अंजू इस घर की रौनक है और हमारी बेटी है। हम सब उसकी परछाई बनकर उसका ख्याल रखेंगे, यह हमारा प्रॉमिस है। दीवान जी ने सेजल के सिर पर हाथ फेरा और भारी मन से बोले, मुझे तुम बच्चों की परवरिश पर पूरा यकीन है। बस आज ससुराल में माहौल को बिगड़ते देख मन विचलित हो गया था, लेकिन जिस तरह विजय जी और रूही जी ने अंजू का मान रखा, मुझे सुकून है कि मैंने उसे गलत हाथ में नहीं सौंपा। मीना ने भी सहमति जताते हुए कहा, दीनू सही कह रहे हैं, अंजू को वहां मायके से भी ज्यादा प्यार मिलेगा। सबने कॉफी पी और फिर देव ने दीवान जी और मनोर मीना को उनकी दवाइयां देकर सुला दिया। सेजल भी अपने कमरे में चली गई। इधर निशांत अपने कमरे में आकर सो रहा था। रोशनी वॉशरूम से शॉवर लेकर निकली और निशांत की खामोशी देखकर उसके पास बैठकर बोली, सॉरी निशु, हम बहुत शर्मिंदा है कि हमारे घर की वजह से आज अंजू को ये सब झेलना पड़ा। निशांत ने झटपट उठकर रोशनी को बाहों में भर लिया और अधीरता से बोला, रोशु चुप रहिए, आपने आज अंजू के लिए जो किया उसके लिए मुझे आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे गर्व है कि मेरी बहन के पास इतनी प्यारी ननंद और भाभी है। रोशनी ने निशांत के सीने पर सिर रखकर कहा, निशु हम हमेशा अंजू की भाभी बनकर रहना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते से हमारा वजूद आपसे जुड़ा है। रोशनी की बात सुनकर निशांत की धड़कनें बढ़ गई। उसने रोशनी को अपनी ओर खींचते हुए कहा, मिसेस मित्तल आप बार बार मेरा दिल लूट लेती है, ये दिल बेसब्र होकर अपने महबूब की बाहों में पनाह चाहता है। रोशनी ने शर्माते हुए कहा, तो फिर रोका किसने है आपको? हम तो आज भी अपने साजन की बाहों में बिखरने को बेचैन हैं। निशांत ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और रोशनी के होठों पर अपना डीप किस किया। रोशनी ने अपनी उंगलियां निशांत के चेहरे पर फेरते हुए कहा, अब भी कोई प्रूफ चाहिए? निशांत ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बोला, नो माय लव, आइए एक बार फिर आपको प्यार की दुनिया में ले चले। उसने रोशनी को अपने ऊपर लिया और धीरे धीरे अपने होठों से उसकी गर्दन को सहलाने लगा। कमरे में फिर से प्यार की खुशबू महकने लगी और दोनों एक दूसरे में खो गए। दूसरी तरफ अग्रवाल हाउस में भरत और नीलिमा अपने रूम में चले गए। राज शीतल के साथ वापस पहुंचा। उषा दौड़कर अनिकेत जी की गोद में पहुंच गई और बोली, दादू आज तो बहुत मजा आया, चाचू ने आइसक्रीम भी खिलाई। अनिकेत ने कुशा के गाल छुए। वाह प्रिंसेस, अब प्रॉमिस करो कि एग्जाम तक बाहर जाने की जिद नहीं करोगी। कुशा ने पिंकी प्रॉमिस किया और कहा, चाची कल सुबह मुझे मैथ्स पढ़ाएंगी। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए शीतल को देखा और बोली, बेटा कल तो चाची की छुट्टी है, इन्हें डिस्टर्ब ना करना। लेकिन कुशा ने जिद की, पापा बहुत डांटते हैं, मैं चाची से ही पढ़ूंगी। शीतल ने कुशा को गोद में लेते हुए प्यार से कहा, ऑफ कोर्स मेरी पिंक रोज, कल से चाची ही पढ़ाएंगी। सबको शुभरात्रि कहकर अनिकेत और कुशा अपने कमरे में चले गए। सबके जाने के बाद नीलिमा ने शरारत से राज और शीतल की ओर देखकर कहा, भैया शीतल, नया रिश्ता शुरू हो गया तो अब यहाँ खड़े होकर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? जाइए अपने कमरे में, नया नया प्यार है, अभी तो रोमांस का टाइम है। नीलिमा की बातों से शीतल की आंखें शर्म से झुक गई। वो जल्दी से अपने कमरे की ओर भागी और राज मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे अपने कमरे में चला गया। आज की रात दोनों परिवारों में खुशियां और प्रेम का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। शीतल जैसे ही अपने रूम में दाखिल हुई, कमरे का नजारा देखकर उसका शरीर एक बार फिर सिहर उठा। भरत और नीलिमा ने राज और शीतल के इस नए मिलन को यादगार बनाने के लिए बेडरूम को फूलों की खुशबू और मखमली सजावट से एक जन्नत सा बना दिया था। शीतल हैरानी और एक अजीब सी कोमलता के साथ कमरे के कोने कोने को निहार रही थी। इतने में ही राज अंदर आया और बिना किसी देरी के रिमोट से रूम लॉक कर दिया। उसने पीछे से आकर शीतल को अपनी बाहों में जकड़ लिया। राज की शरारत भरी आवाज उसके कानों के पास गूंजी, शोना ये तो बैठे बैठाए हमारी लॉटरी लग गई यार। राज ने उसके ईयरलॉक को चूमते हुए फुसफुसाया, मैंने तो सोचा था आज रात तुम्हें पूरा रेस्ट दूंगा, बट इस रूम की सजावट को देखकर दिल की धड़कनें एक बार फिर मचलने लगी। राज के होठों के उस कोमल स्पर्श से शीतल के बदन में एक सिहरन दौड़ गई। उसने राज के हाथों को अपने हाथों में कसकर थाम लिया। शीतल की उस बेचैनी को भांपकर राज ने उसे घुमाया और अपनी नजरों के सामने किया। उसने शीतल की बंद पलकों को आहिस्ता से चूमा और कहा, अपनी आंखें खोलो शोना। शीतल ने धीरे से आंखें खोली और राज की गहरी तपती हुई नजरों में डूब गई। राज उसकी आंखों को पढ़ते हुए बोला, क्या हुआ शोना, इतना कांप क्यों रही हो? शीतल की आवाज गले में फंस गई। वो बस राज को निहारती रही। राज ने उसकी ठुड्डी को अपनी उंगलियों से ऊपर किया। खुलकर बोलो ना यार। शीतल ने अपनी नजरें झुकाकर बहुत ही दबी आवाज में पूछा, वो क्या आज रात हम फिर? राज ने उसकी बात को पूरा होने से पहले ही अपनी इंडेक्स फिंगर उसके सुर्ख होठों पर रखते हुए कहा, ऑफ कोर्स शोना, भाई भाभी ने इतने प्यार से शगुन का कमरा सजाया है, बट अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, हम बस आराम से सो सकते हैं।
ये कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ा, शीतल ने झटके से उसकी कलाई थाम ली। राज मुड़ा और उसके चेहरे को गौर से देखा। शीतल ने लरसते हुए कहा, हमें आपकी बाहों में। राज ने उसे अपनी ओर खींचा। अधूरी बातें मुझे पसंद नहीं, सुना, पूरा कहो। शीतल ने अपनी नजरें झुकाए हुए बहुत ही धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, हमें शगुन ही नहीं, आपका पूरा प्यार करीब से महसूस करना है। ये सुनते ही राज के चेहरे पर एक विजेता जैसी मुस्कान आ गई। उसने शीतल का चेहरा अपने हाथों में लिया। आर यू श्योर? शीतल ने अपनी पलकें झुकाकर राज के सीने पर सिर टिका दिया। राज ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और सर्द स्वर में बोला, इतनी सी बात के लिए इतना हेजिटेशन? कल रात के बाद से हमारे बीच कोई पर्दा नहीं है। आज रात क्या, तुम्हें हर रात मेरा ऐसा ही पूरा प्यार मिलेगा, लेकिन आज की पहल मेरी बीवी करेगी। मुझे अपनी बीवी के स्पर्श की हॉटनेस देखनी है। शीतल ने राज को घूरते हुए उसके सीने पर हल्का सा प्रहार किया। हर वक्त अपना एटीट्यूड मत दिखाया करिए। और कल रात की लव बाइट्स को भूल गए क्या? राज ने उसकी बात काटते हुए शीतल के पेट पर हाथ रखा और उसकी चुन्नी हटा दी। उसके धड़कते हुए दिल को निहारते हुए राज ने कशिश भरी आवाज में कहा, कुछ नहीं भूला डियर वाइफी, लव बाइट कैसे दी जाती है वो तुम्हें अभी बताऊंगा। राज ने जैसे ही शीतल के धड़कते हुए दिल पर अपनी हथेली से दबाव बनाया, शीतल की सिसकी निकल गई। शीतल ने राज के हाथों को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की। राज हटिए, हमें पेन हो रहा है। राज ने उसकी आंखों में देखा, उसके होठों को हल्का सा काटा और पीछे हट गया। गो टू द वॉशरूम, आई जस्ट कम। शीतल दौड़कर वॉशरूम की ओर भागी। पीछे खड़े राज के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। वो खुद से ही फुसफुसाया, पहले तो सोते शेर को जगा दिया, अब पंगा लिया है तो पेन तो सहन करना पड़ेगा मिसेस अग्रवाल। राज ने अपने कपड़े उतारे, शीतल के लिए एक ब्लैक वन पीस नाइटी बेड पर रखी और खुद भी वॉशरूम की ओर बढ़ा। जैसे उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शीतल जकूजी में बैठी थी, पानी की बौछारें चल रही थी और वो पूरी तरह भीगे कपड़ों में थी। राज ने जल्दी से टैप बंद किया और बोला, ये सब क्या है, पूरे कपड़ों में ही? शीतल ने राज का हाथ पकड़ा और मधोशी में बोली, सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया है राज, आ जाइए ना। उसने राज को खींचा जिससे वो सीधे शीतल के ऊपर जा गिरा। राज ने खुद को संभालते हुए कहा, कंट्रोल योरसेल्फ शोना, चोट लग जाएगी। लेकिन शीतल मदहोश थी। राज ने उसे जकूजी में एक तरफ किया और खुद पानी में बैठ गया। शीतल ने पानी के अंदर ही राज के पैरों को अपनी हथेलियों से सहलाना शुरू किया। राज ने झटके से पैर पीछे खींचे। क्या कर रही हो तुम? शीतल ने आंखें बंद करके कहा, आपको महसूस कर रहे हैं। राज ने गुस्से में उसकी कलाई दबाई। जब तक आंखें खोलकर मेरी तरफ नहीं देखोगी, मैं तुम्हें महसूस नहीं करने दूंगा। 5 मिनट है तुम्हारे पास। शीतल ने झटके से हाथ छुड़ाया और राज को देखते हुए चिढ़कर बोली, कुट कुट कर एरोगेंसी भरी है आप में, हर वक्त धमकी देते हैं, कभी प्यार से भी बात कर लिया करिए। शीतल के सीने से लगते ही राज के हाथ फिर से उसके फेवरेट जगह पर हलचल मचाने लगे। शीतल सियर उठी। राज ने उसके गीले बालों की चोटी खोली और उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए शरारत से कहा, मेरी धमकी में ही तो प्यार छुपा है पगली, तब तक अपने पति को प्यासा रखने का इरादा है। राज ने उसे अपने पास खींचा और उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया। पानी के अंदर ही दोनों के बदन एक दूसरे के करीब थे। राज के हाथ शीतल की कुर्ती के अंदर शोर मचा रहे थे। शीतल की सांसें उखड़ने लगी थी। राज का जुनून बढ़ता गया। वो शीतल को बाहों में भरकर बेड की ओर ले आया। उसने बेडशीट को एक तरफ फेंक दिया और बोला, इसे मत छूना, मुझे तुम्हारा हर रंग अपनी आंखों में सहजना है। राज का रूप देखकर शीतल की आंखें शर्म से बंद हो गई, लेकिन राज ने उसके होठों को चूमकर उसे आश्वस्त किया। उसने अपनी उंगलियों से शीतल के बदन की गहराइयों को नापा। शीतल लरसते हुए बोली, राज, हम कैसे पहल करें? राज ने उसके सीने पर अपना सिर रखा और उसकी धड़कनों को महसूस करते हुए कहा, बस मुझे प्यार करो। शीतल के होठों के स्पर्श से राज के बदन में बिजली सी दौड़ गई। राज के हाथों की हलचल जो अब तक शीतल के कमर पर रेंग रही थी, अब और अधिक बेताब हो गई। एक दूसरे के होठों की छुअन और धड़कते दिलों का शोर उस साउंड प्रूफ कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रहा था। दोनों प्रेमियों की सांसें आपस में उलझ गई थी। शीतल के होठों की मादकता ने राज को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया जहां धैर्य का कोई अर्थ नहीं था। उसने एक झटके से शीतल को अपने नीचे किया और उसके दोनों हाथों को बेड के क्राउन से सटाकर स्थिर कर दिया। राज के होठ जैसे शीतल की धड़कनों को अपने लबों में कैद करते, शीतल की आंखें मदहोशी में बंद हो जाती। राज अपने होठों के जादू से उसे इस कदर मदहोश कर रहा था कि शीतल का शरीर पूरी तरह ढीला पड़ गया था। राज ने अपनी हथेलियों से उसकी नाभि के पास हल्का सा प्रेस किया और जैसे वो उसकी सीमाओं को लांघने की कोशिश में आगे बढ़ा, शीतल के मुंह से एक तीखी सिसकी निकली। राज ने उसके माथे को चूमते हुए फुसफुसाया, शोना, अपनी बॉडी को थोड़ा लूज छोड़ो वरना तुम्हें दर्द होगा, कम ऑन फास्ट। उसके शब्द शीतल के कान के पास ठहर गए। उसने कमर को कसकर पकड़ा और एक ही झटके में पूरी तरह अपनी शोना में समा गई। उस पहले मिलन के एहसास से शीतल की आंखों के कोनों से आंसू छलक पड़े। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और बेड के क्राउन को अपनी उंगलियों से इतना जोर से जकड़ा कि उसकी पोरें सफेद पड़ गई। राज थोड़ा ऊपर हुआ और शीतल का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखा। स्टे रिलैक्स शोना, सब कंट्रोल में है, मेरी आंखों में देखो। शीतल ने अपनी नम आंखों से राज को देखा और एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, आई एम फाइन राज, यू कैन शॉवर योर लव ऑन अस फ्रीली, यू कैन शॉवर योर लव ऑन मी फ्रीली, आई वांट टू फील यू क्लोजली। राज का मन उस पल पिघल गया। उसने शीतल को बाहों में भरकर उसके चेहरे, गर्दन और उन मचलती धड़कनों को अपने होठों से ढक ली। राज की गति अब बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे वो अपने प्यार की मंजिल की ओर बढ़ रहा था, उस साउंड प्रूफ कमरे में शीतल की सिसकियां और राज का मदहोश स्वर गूंजने लगा। करीब 1 घंटे तक राज उस कमरे में सिर्फ अपने प्यार का अधिकार जताता रहा। जब उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी तो उसने शीतल को अपनी गिरफ्त में लिया और एक अंतिम पैशनेट चुंबन के साथ अपनी पूरी शिद्दत को शीतल के अंदर उड़ेल दिया। दोनों की धड़कनें बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी तेज थी। कुछ देर बाद जब राज की सांसें थोड़ी धीमी हुई, शीतल ने धीमी आवाज में राज को थपथपाते हुए कहा, राज प्लीज हमें वॉशरूम। राज ने उसे और कसकर जकड़ लिया। 5 मिनट और सुना, मुझे अभी कुछ देर ऐसे ही अपने बाहों में रहने दो। अगले दिन सुबह 3 बजे सोए होने के कारण उनकी नींद 6 बजे नहीं खुली। 7 बज चुके थे। नीचे हॉल में सरला की बेचैनी बढ़ रही थी। उन्होंने नीलिमा से राज और शीतल को फोन करने को कहा। फोन की घंटी बजते ही राज की नींद खुली।
उसने बगल में सोई शीतल को देखा, जो अभी भी गहरी नींद में उसे पकड़े हुए थी। नीलिमा की आवाज फोन पर आई। गुड मॉर्निंग भैया, आप दोनों नीचे आ जाइए। राज ने जी कहकर फोन रख दिया। शीतल को जगाते हुए राज ने कहा, गुड मॉर्निंग सोना, 7 बज गए हैं। शीतल हड़बड़ा कर उठ गई। उसे लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई। राज ने उसे सांत्वना दी, गोद में उठाया और वॉशरूम ले गया। शीतल के नहाने के बाद राज ने उसके लिए बेबी पिंक कलर की फ्लोरल शिफॉन साड़ी निकाली। तैयार होते समय राज ने पीछे से आकर उसके ब्लाउज की डोरी बांधी। राज की नजरों में शीतल को निहारने की प्यास कम नहीं थी। उसने शीतल के गले में चैन पहनाई और माथे पर सिंदूर लगाया। फिर उसके कान के पास झुककर बोला, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही। उसने शीतल की गर्दन पर एक गहरा बाइट दे दिया। शीतल की गोरी स्किन उस लाल निशान के नीचे पूरी तरह दहक उठी थी। राज और शीतल जब एक दूसरे का हाथ थामे कमरे से बाहर निकले तो हॉल में मौजूद सभी की निगाहें उन पर टिक गई। नीलिमा डाइनिंग टेबल पर कुशा को दूध पिला रही थी। जैसे ही कुशा ने उन्हें देखा, वो दूध का ग्लास छोड़कर सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। भरत के गुस्से भरी आवाज को सुनकर वो पहले स्टेप पर ही ठिठक गई। राज ने शीतल का हाथ छोड़ा और जल्दी से नीचे उतरकर शीतल की ओर हाथ बढ़ाया। दोनों ने कुशा को गोद में लेकर प्यार किया। कुशा रोते हुए बोली, चाची पापा जब देखो तब डांटते हैं। हम तो बस ये बताने आए थे कि मैथ्स का होमवर्क दादी ने करा दिया। शीतल ने हैरानी से पूछा, दादी ने होमवर्क? कुशा ने सुबकते हुए कहा, दादी ने कहा कि चाची आज उठने में लेट हो गई है तो हम होमवर्क करवा देते हैं। शीतल ने उसे गले से लगा लिया। तभी उसकी नजर सोफे पर बैठी सरला पर पड़ी, जो उन्हें घूर रही थी। शीतल ने जल्दी से कुशा को राज की गोद में दिया, सर पर पल्लू रखा और बड़ों के पैर छूकर सरला के पास बैठी। सॉरी माँ, आज की गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, प्रॉमिस। सरला ने शांत स्वर में कहा। मैंने कुछ कहा बेटा? लेट हो गया तो कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना, तुम इस घर की गृह लक्ष्मी हो। सवेरे की पूजा से ही घर में बरकत और पॉजिटिविटी आती है। शीतल मुस्कुराई। बिल्कुल माँ, हम समझ गए। क्या हम आपको अपने तरीके से मॉर्निंग विश कर सकते हैं? नानी ने मजाक में कहा, अरे मेरी राज की सोना, अपनी सास को जरा कसकर मॉर्निंग विश देना, बहुत नखरीली सास मिली है तुम्हें। सब हंस पड़े। शीतल ने सरला को गले लगाकर उनके गाल को चूम लिया और नीलिमा के पास जाकर उसे भी विश किया। नीलिमा ने शरारत से कहा, वाह देवरानी जी, आवाज में बड़ी खनक है। लगता है भैया ने पूरी रात प्यार बरसाया है, तभी तो उठने में देर हो गई। शीतल शर्मा गई। सरला ने कहा, अब बातें बाद में, राज के साथ जाकर पूजा कर लो। राज कुशा को गोद में लिए मंदिर की तरफ बढ़ गया। पूजा के बाद शीतल ने नाश्ते के बारे में पूछा तो अनिकेत जी ने हलवे की फरमाइश की। भरत ने मजाक में कहा, शीतल आज तुम अपने सड़ू की पसंद का नाश्ता बनाओ। सब हंस पड़े और शीतल किचन में भाग गई। राज ने भरत को घूरते हुए कहा, लगता है आपको भाभी से ओवरडोज मिल रहा है। भरत ने राज की पीठ पर मुक्का मारा और फुसफुसाया, साले खुद ओवरडोज ले रहा है और टांग मेरी खींच रहा है। जा अपनी टी शर्ट बदल ले, गर्दन पर निशान साफ दिख रहे हैं। राज घबरा कर कमरे में गया। आईने में उसने देखा कि उसके कान के पास शीतल के होठों के निशान थे। उसने जल्दी से कॉलर वाली टी शर्ट पहनी और नीचे आ गया। नाश्ते की मेज पर कुशा ने शीतल के हाथ को चूमते हुए कहा, चाची आपके हाथ में जादू है। नाश्ता करते हुए सरला ने घोषणा की, आज से घर के नियम बदलते हैं। सुबह का नाश्ता करते समय सभी पति अपने पत्नी को पहली बाइट खिलाएंगे। अनिकेत जी ने भी सहमति जताई। शीतल ने मजाक में कहा राज से, आप ना बिल्कुल मां पर गए हैं। राज ने उसे घूर कर देखा। अनिकेत जी हंसते हुए बोले, राज इस बच्ची पर हर वक्त एरोगेंस मत दिखाया करो, जब भी परेशान करे सीधा अपनी माँ के पास चली आना। तब हंसने लगी। तभी शीतल के फोन की बेल बजी। शेखर जी का फोन था। उधर से बात सुनते ही शीतल के हाथ से चम्मच गिर गया और वो कांपने लगी। राज ने फोन लेकर बात की तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राज ने शीतल को गले लगाते हुए कहा, पापा हम आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। पूरा माहौल अचानक गंभीर हो गया। घर की खुशियां एक पल में चिंता में बदल गई। राज और शीतल तेजी से निकलने की तैयारी में जुट गए, जबकि परिवार के बाकी सदस्य एक अनहोनी की आशंका से स्तब्ध रह गए। राज ने फोन रखकर शीतल को कंधे से पकड़कर उसे अपने सामने किया और हल्की नाराजगी जताते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या सोना? सबको डरा दिया। इतनी खुशी की बात पर ऐसे कौन रोता है? सरला ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या बात है राज? पहेलियां मत बुझाओ, सही सही बताओ हुआ क्या है? राज ने शीतल को चेयर पर बिठाया और बोला, मम्मा पापा गुड न्यूज है, शौर्य के पीजी का रिजल्ट आ गया है। उसकी रैंक बहुत अच्छी आई है। उसे अपनी मनपसंद स्ट्रीम और कॉलेज मिल जाएगा। पापा ने यही बात बताने के लिए फोन किया था। इतना कहकर उसने शीतल को पानी का ग्लास थमाया। सोना पानी पियो और मंदिर में जाकर अपने कान्हा का शुक्रिया अदा करो। सबकी दुआएं और शौर्य की मेहनत काम आई। आज उसके बचपन का सपना पूरा हुआ है। सरला ने शीतल को देखकर शांत स्वर में कहा, शीतल बेटा इतनी खुशी की बात पर ये रोना थोना, इस तरह कांपना। तुमने तो हम सबको डरा दिया। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ बच्चे। शीतल ने अपने आंसू पोंछे और सिसकते हुए बोली, सॉरी माँ, वो पापा ने बताया तो हम बहुत भावुक हो गए, समझ ही नहीं पाए। सब कुछ शून्य सा हो गया। दिमाग में बचपन से लेकर अभी तक के स्ट्रगल की रील घूमने लगी। पर कान्हा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। भाई का सपना पूरा हुआ। मम्मी पापा के सुकून के दिन आ गए। बहुत बुरे दिन देखे माँ हमने। भाई ने इस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत कुछ सहा है। अनिकेत ने शीतल के सिर पर हाथ रखा। सरला ये खुशी के आंसू है, बह जाने दो। रोकर थोड़ा मन हल्का होगा बेटा, लेकिन अब तुम्हारी बारी है अपना फर्ज निभाने की। शौर्य की पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी राज और तुम्हें ही उठानी है, पता है ना? अनिकेत की बात सुनकर शीतल की सिसकियां और तेज हो गई। वो रोते हुए बोली, हम बहुत किस्मत वाले हैं पापा जी, जो हमें आप सब और इनका साथ मिला। हम धन्य हो गए आपके परिवार में आकर। शीतल की बात सुनकर उसे रोता देख राज को गुस्सा आ गया। शोना थोड़ा सोच समझ कर बोलो, आपका परिवार क्या होता है? हद हो गई पापा, इसे जितना मना करता हूं उतना ही रोकर मुझे परेशान करती है। उसने शीतल का हाथ पकड़ा। ऐसा करो शोना, पहले आराम से रो लो, तुम्हारे कान्हा और मैं इंतजार कर लेंगे। फिर सरला की तरफ मुड़कर बोला, मम्मा मैंने आपसे बिना पूछे शेखर पापा को आने को कह दिया। अनिकेत ने सरला की तरफ देखकर कहा, हाँ तो अच्छा किया राज, आज बहुत खुशी का दिन है माहेश्वरी परिवार के लिए, तुम दोनों को वहां जाना चाहिए। सरला ने शांत लहजे में कहा, राज तुम शीतल को लेकर जा सकते हो बेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन तुम अपने ससुराल में रुको। दोनों दोपहर का लंच करके सीधा घर आ जाना। मुझे सभी परिवार के सामने कुछ जरूरी बातें करनी है। सरला की बात सुनकर शीतल रोते हुए उनकी ओर देखने लगी। सरला ने शीतल को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हैरान होने की जरूरत नहीं है बच्चे, कोई सीरियस मैटर नहीं है। तुम्हारी शादी के बाद घर में पहला त्योहार है।
होली और गणगौर, उसी पर हमें सबकी राय लेनी थी। अनिकेत मुस्कुराए। बिल्कुल सरला, हमारे घर के सभी नवविवाहित जोड़ों का ये पहला उत्सव है। हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। कल विजयकांत जी ने भी बताया कि इसी कारण विनोद ने अपना टूर 15 दिन की जगह 10 दिन का कर दिया है। अब चारों बच्चे 5 दिन पहले इंडिया वापस आ जाएंगे। होली के 2 दिन पहले ही ग्रीन वैली का इनॉग्रेशन भी है। राज ने शीतल पर एक नजर डाली। मम्मा, मैं एक बार शौर्य और मम्मी पापा से मिलकर आता हूँ। लंच भी हम घर पर ही करेंगे। पापा और भाई भी आज घर पर है, तो हम वहाँ 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकेंगे। आज बहुत दिन बाद हमारा पूरा परिवार एक साथ है। कल से फिर भागम भाग रहेगी, तो आज सभी घर पर एंजॉय करेंगे। अनिकेत ने शीतल की तरफ देखकर कहा, नहीं राज, तुम दोनों लंच करके ही आना। आज दोनों एक साथ टाइम बिताओ। हम सब इस संडे को एंजॉय करेंगे। राज ने फिर से शीतल पर नजर डाली। पापा, ये चाहे तो रुक सकती है, बट मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। मुझे भी अपने पेंडिंग काम निपटाने हैं। राज की बात सुनकर शीतल अपनी नाम आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। राज गुस्से में बोला, शोना, रोने का कार्यक्रम पूरा हो जाए तो आकर रेडी हो जाना। 10 बजे तक एनी हाउ घर से निकलना है। इतना कहकर वो उसे बेचैन निगाहों से देखते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सरला राज को ऊपर जाते देख शीतल के पास आई और बोली, शीतल उठो, अपने कान्हा का शुक्रिया अदा करो और अपने सड़ू पति को संभालो। हर वक्त उसकी नाक पर गुस्सा धरा रहता है। गुस्से में बोलकर गया है 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकेगा। लेकिन बेटा, तुम सबके साथ लंच करके ही आना। शादी के बाद पहली बार सब मिलोगे, ऐसे बीच में लंच छोड़कर आना अच्छा नहीं लगता। इस लड़के को तो अपनी अकड़ के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम समझदार हो। तुम्हें ही अपने दोनों परिवार को संभालना है। अपने मायके में अपने पति के सम्मान को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। शीतल खड़ी होकर बोली, जी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। नीलिमा ने एक शरारत भरी मुस्कान के साथ शीतल की ओर देखा। शीतल, जाओ और भैया को मनाओ, वो बहुत मान अभिमान में बैठे हैं। शीतल ने धीरे से अपनी बात रखी। भाभी, क्या ये शादी से पहले भी इतनी ही अकड़ में रहते थे? हमने तो इन 2 महीनों में इन्हें हर पल एटीट्यूड और एरोगेंसी दिखाते ही देखा है। कल रात भी तो ये फुल एटीट्यूड में थे। इतना कहते ही शीतल को अपनी उस बात का एहसास हुआ और वो अपनी जीभ दांतों के नीचे दबाकर नजरें नीची करके गई। भाभी, हम पूजा करके आते हैं। वो झेपते हुए जल्दी से मंदिर की तरफ बढ़ गई। शीतल की अधूरी बात का मतलब समझते ही नीलिमा के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई और उसने भरत की ओर देखा, जो पहले से ही नीलिमा को देखकर मुस्कुरा रहा था। मंदिर में अपने कान्हा का शुक्रिया अदा करने के बाद शीतल सीधे अपने कमरे की ओर भागी। हॉल में भरत ने अनिकेत जी की तरफ देखते हुए कहा, पापा, अपने छोटे नवाबजादे को थोड़ा तरीका सिखाइए, हर वक्त शीतल पर अपनी अकड़ दिखाता है। अनिकेत जी मुस्कुराए। भरत, वो जितना गुस्सा करता है, शीतल की परवाह और सम्मान उससे कई ज्यादा करता है। तुम सब जानते हो ना, उससे शीतल का रोना बर्दाश्त नहीं होता। उसके आंसू देखकर वो अपना कंट्रोल खो देता है, इसीलिए गुस्सा करता है। तुम चिंता मत करो, इस अकड़ू से मैं बात करूंगा। सरला, तुमने क्या स्पेशल सोचा है? सारी बहुओं की ये पहली गणगौर है। सरला ने शांत लहजे में उत्तर दिया, इस बारे में मैं राज के सामने ही सबसे बात करूंगी, क्योंकि ये महाशय शीतल को लेकर अपने अलग ही कानून बनाएंगे। आज मैं कृष्णा भाभी, सुमन जी और रूही जी से बात कर लूं, फिर रात को हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। नीलू बेटा, सबका नाश्ता हो गया? भरत, तुम अभी नीलू को लेकर कमरे में जाओ। सुनिए जी, मैं कुशा को लेकर पड़ोस में जा रही हूँ, 1 घंटे में वापस आती हूँ। माँ, आप भी चलिए ना, थोड़ी सैर हो जाएगी। नानी ने उठते हुए कहा। सरला, राज और शीतल के जाने के बाद आराम से चलेंगे। सरला मुस्कुराई। माँ, आपका लाडला रूठ कर बैठा है, शीतल को मनाने में 1 घंटा भर लग जाएगा। हमें तो बस शादी के गिफ्ट और मिठाइयाँ देनी है, उनके जाने से पहले ही वापस आ जाएंगे। अनिकेत जी ने सहमति दे दी और सरला अपनी माँ और कुशा को लेकर निकल गई। इधर शीतल अपने कमरे में पहुंची तो देखा कि राज सोफे पर लेटा मोबाइल में गेम खेल रहा था। उसने एक नजर शीतल पर डाली और फिर से अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया। शीतल ने कमरा लॉक किया, खिड़की से पर्दे हटाए और राज को देखते हुए मुंह बनाया। हमें शादी से पहले मोबाइल को लेकर बहुत लेक्चर दिया था, लेकिन जब खुद की बारी आई तो सारे नियम कानून धरे रह गए। शीतल की बात सुनकर राज मंद मंद मुस्कुराया, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। शीतल ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, राज, आप हमें इग्नोर करके मोबाइल में लगे हुए हैं। हेल्प तो करना दूर की बात है, यदि हमें लेट हो गया तो फिर से हमारे ऊपर अपनी अकड़ मत दिखाना। राज ने तिरछी नजर से शीतल को देखा। जुबान कम चलाओगी तो आधे घंटे का काम 15 मिनट में हो जाएगा। जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ, 1 घंटे में कमरा साफ करके रेडी हो जाना, नहीं तो पक्का तुम्हें यही छोड़कर चला जाऊंगा। राज की अकड़ देखकर शीतल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए मुंह बनाया। धमकी किसे दे रहे हैं आप? चले जाइए, आज पापा जी और भरत भाई घर पर ही है, हम उनके साथ चले जाएंगे। राज ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। पक्का आ जाओगी ना शो? लेकिन अपने मायके में अकेले जाने पर सारे सवालों के जवाब भी तुम्हें देने होंगे डार्लिंग। इतना कहकर वो सोफे से उठा और शीतल के पास से गुजरते हुए बोला, ऐसा करो, आराम से पहले रोना धोना पूरा कर लो, कमरा साफ करो और नीचे जाकर माँ पापा के साथ गपशप करो। जब इन सबसे फ्री हो जाओ तो भाई के साथ आ जाना। मैं तो चला अपने साले की खुशी सेलिब्रेट करने। राज का एटीट्यूड देखकर शीतल फिर से बुदबुदाने लगी। इतनी जल्दी इन पर से रात का असर कम हो गया? कल रात तो बड़ा प्यार दिखा रहे थे और अब देखो पूरी एटीट्यूड की दुकान खुल गई। लगता है सोने के बाद इनकी बैटरी कुछ ज्यादा ही चार्ज हो जाती है। अभी तो रिश्ता जुड़े 1 रात ही बीती है। राज ने अलमारी से कपड़े निकालते हुए बीच में ही टोका। रिश्ता शुरू हुए 2 रात हो गई है मैडम, शादी होते ही मैथ्स पर से पकड़ ढीली हो गई क्या? शीतल राज के पास आकर उसकी टी शर्ट पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, अब ऐसे सड़ूपति से पाला पड़ा है तो गणित क्या सब पर से पकड़ ढीली होगी जनाब। शीतल की हल्की सी चीख निकल गई, क्योंकि राज ने अचानक उसकी कमर पर अपनी हथेलियों से जोर से दबाव बना दिया था। शीतल अटकते हुए बोली, राज छोड़िए ना। तुम्हारे घर की सारी खुशियां सिर्फ यही लड़की बना दिया था। शीतल अटकते हुए बोली, राज छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं, हमें दर्द हो रहा है। राज उस पर झुकते हुए सख्त लहजे में बोला, इतनी देर से बकबक कर रही थी, तब जुबान में दर्द नहीं हुआ? नीचे अपनी आंखों से इतने आंसू बहाए तब एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे पति को अपनी शोना के आंसू देखकर कितना दर्द होता है? राज ने अपनी बाहें उसकी कमर में लपेटकर उसे करीब खींच लिया। शोना, तुम मेरा कहना नहीं सुनती। जितना मैं तुम्हें रोने के लिए मना करता हूँ उतना ही तुम्हारे आंसू बहते हैं, चाहे वो खुशी का ही मौका क्यों ना हो। तुम्हें इस तरह देखकर आज मेरी जान निकल गई थी कि ऐसा क्या हो गया घर पर कि तुम इतना घबरा गई, लेकिन तुम्हें से क्या? राज की बात सुनकर शीतल एकदम उसके सीने से लग गई। राज, कैसे समझाए आपको? पापा के मुंह से जब भाई के सिलेक्शन के बारे में सुना तो पुरानी बातें एक एक करके सामने आ गई। बहुत मुश्किलों से पापा ने भाई को डॉक्टर बनाया है। MBBS की फीस भरने में मम्मा के सारे गहने तक बिक गए। शीतल की बातें सुनकर राज उसे मजबूती से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए बेचैनी से बोला,
शोना प्लीज स्टॉप दिस टॉपिक। मैं ये सब नहीं सुन सकता यार। शीतल ने अपना चेहरा ऊपर करके नम स्वर में कहा, राज आप सुन नहीं सकते, हमने तो सब अपनी आंखों से देखा है, उस घर में रहकर सब फील किया है। अगर ये सब याद करके हमारी आंखें भीग गई तो हम क्या करें? आपको तो हर वक्त सबके सामने हम पर नाराज होना होता है। राज ने शीतल के सिर से अपना सिर जोड़ा। सॉरी शोना, मैं तुम्हारे मन में उमड़ रहे भावों को नहीं समझ पाया, सिर्फ तुम्हारे आंसू देखे और अपना कंट्रोल खो दिया। अब तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है, बस तुम आंसू मत बहाया करो, नहीं देखा जाता मुझसे। शीतल मुस्कुराकर बोली, पक्का सजा दे दे आज आपको? राज ने प्यार से पूछा। बोलो शोना, क्या सजा दोगी? शीतल ने कहा, हम आपको क्या सजा देंगे पतिदेव? अभी आप हमें छोड़िए, अपनी बातों में उलझाकर हमारे 5 मिनट खराब कर दिए। लेट हो गए तो फिर आप हम पर ही अकड़ दिखाएंगे। राज ने एकदम से शीतल को बाहों में भर लिया। 5 मिनट नहीं मैडम, अब तुम्हारा आधा घंटा खराब करूंगा। अभी तुमने कहा था ना कि रात का नशा इतनी जल्दी उतर गया, तो सोच रहा हूँ अब तुम्हें लेकर दिन में ही नशे में डूब जाओ। घर ही तो जाना है, थोड़ा लेट भी होगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन राज अपनी शोना की शिकायत अभी दूर करेगा। शीतल ने राज के सीने पर हल्का प्रहार किया। हमने कोई शिकायत नहीं करी, अपनी गोद से उतारिए। सब सोच रहे होंगे कि आप गुस्से में हैं और हम आपको मनाने में लगे हैं, लेकिन आप हैं कि सबके सामने मुंह फुलाकर ऊपर चले आए और अब अपनी हरकतों से हमारी जान खा रहे हैं। राज उसे बेड पर लेटाकर उस पर झुकते हुए बोला, मैं हूं ना शोना समझाने के लिए, अभी बताता हूँ कैसे समझाना है। इतना कहकर वो उसके गालों को चूमने के लिए आगे बढ़ा तो शीतल ने अपना मुंह फेर लिया और चेहरे पर पिलो रख दिया। शीतल की हरकत पर राज मुस्कुरा पड़ा। उसने उसकी साड़ी कमर से हटाई और शरारत से कहा, क्या क्या बचाओगी शोना, मेरी नजरों में तो अब सब कुछ समा गया है। शीतल ने जल्दी से पिलो हटाया। मान जाइए ना राज प्लीज, हमें जल्दी से भाई और पापा के पास जाना है। राज ने अपने हाथों को रोक लिया और उसके पास लेटकर उसे बाहों में भर लिया। प्रॉमिस करो शोना, सबको देखकर भावुक नहीं होगी। पूरा समय बीत गया, उन्हें याद नहीं करना। जो खुशियां सामने हैं उनके बारे में सोचो। हमें शौर्य को इंडिया का बेस्ट न्यूरोसर्जन बनते देखना है। मम्मी पापा ने चामुंडा मंदिर में मन्नत मांगी थी, मैं चाहता हूँ वो आज ही पूरी हो। समझ रही हो ना वाइफी मेरा इशारा? शीतल राज के सीने पर आकर बोली, बहुत अच्छे से समझने लगे हैं आपको पतिदेव। वर्षा और भाई के लिए कुछ प्लान करना है क्या? राज ने उसके गालों को चूमकर एटीट्यूड से मुस्कुराते हुए कहा, वाह शोना, अपने एसीपी पति के साथ रहकर तो तुम बहुत होशियार हो गई हो। राज के बोलते ही शीतल ने उसकी गर्दन अपने होठों में दबाई और शरारत से पूछा, क्या कहा आपने, फिर से कहिए जरा। राज ने उसे पुश करके रोल किया और साइड में लेटा दिया। चूहिया जैसे दांत है तीखे तीखे, 2 दिन से पूरे शरीर पर निशान बना दिए। ऐसी ऐसी जगह बाइट किया है ना शोना कि अभी भाई नहीं पकड़ लिया। शीतल ने एकदम राज के सीने में अपने आप को छुपाया। सच्ची राज, भरत भाई ने। राज ने उसे अपने ऊपर ले लिया। सच्ची, इसलिए टी शर्ट चेंज की। चलो छोड़ो ये सब बातें, तुम रूम साफ करो, मैं कपड़े निकालकर राजू को बुलाता हूँ, वो रूम साफ कर देगा। तुम फटाफट रेडी हो जाना, मैं चाहता हूँ तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम मम्मी पापा और शौर्य के साथ रहो। शीतल ने शरारत से कहा, राज आप तो 1 घंटे में आ जाएंगे ना? राज ने उसकी कलाई पकड़कर पूरे एटीट्यूड में कहा, 1 घंटे में आया ना तो तुम भी मेरे साथ ही आओगे, समझ लेना। शोना, मुझसे पंगा या शरारत मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा तुम ही अपने प्लान में फंस जाओ। उसने शरारती मुस्कान के साथ उसके होठों को हल्का सा छुआ और रूम से बाहर निकल गया। शीतल उसके पीछे बुदबुदाई, 1 नंबर की सड़ू है सड़ू। राज पीछे मुड़कर हंसा और फ्लाइंग किस देकर नीचे चला गया। शीतल ने जल्दी जल्दी कमरा व्यवस्थित किया और नीचे आई। राज आराम से सोफे पर लेटा टीवी देख रहा था। शीतल ने उसके पास आकर मुंह बनाया, पतिदेव कमरा क्लीन हो गया है, 10 बजने वाले हैं, जल्दी से रेडी हो जाइए। राज ने शीतल का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे वो सीधे राज के ऊपर गिर पड़ी। राज ने उसके चेहरे पर बने तिल को उंगली से छुआ। डार्लिंग, लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है, हम तो सीधे साधे लड़के हैं, 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे। पहले तुम रेडी हो जाओ, मैं ब्रेक में आता हूँ। शीतल ने हटने की कोशिश की, बहुत सीधे आप, जलेबी जैसे। हॉल में उस समय कोई नहीं था। राज ने शीतल की कमर में हाथ डालकर उसे एक बार फिर अपने ऊपर लेटा दिया। वाइफी, जलेबी कैसी होती है अभी दिखाता हूँ। शीतल कसमसाते हुए बोली, राज छोड़िए, सब घर पर है, मेन गेट खुला है, कोई भी आ जाएगा, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें। राज ने उसकी चोटी हल्के से खींची, तो बन जाओ ना मेरी तरह बेशरम। शोना डार्लिंग, प्यार करते समय किसी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ मैं और तुम। इतने में भरत रूम से बाहर आकर खांसते हुए बोला, छोटे उस्ताद, मम्मा गेट के अंदर तक पहुंच चुकी है। भरत की आवाज सुनकर राज शीतल से झट से अलग हो गया। शीतल सीढ़ियां चढ़ने लगी। सरला अंदर आई। शीतल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? इन नवाबजादे का गुस्सा कम हुआ कि नहीं? सरला के बोलते ही राज पीछे मुड़ा। मैं गुस्सा नहीं था मम्मा, मेरी बीवी के आंसू मुझे बेचैन करते हैं, मैं किसी अपने को रोते नहीं देख सकता, इसलिए चुपचाप ऊपर चला गया था। नानी ने मजाक किया। अब बता राज, तू 1 घंटे में वापस आ जाएगा? राज मुस्कुराते हुए नानी के गले लगा। नानी माँ, अब आप भी मेरी टांग खींचेंगी? आप सब शरारत कर रहे हैं तो सुनो, पहले अपने शोना के साथ ससुराल जाऊंगा, सबके साथ लंच करूंगा, उसके बाद मैंने मूवी के नून शो की टिकट बुक कराई है मम्मा, 6 बजे शो छूटेगा, उसके बाद हम आना सागर चौपाटी पर घूमेंगे और 8 बजे तक घर आएंगे। राज की बात सुनकर सबके मुंह खुले रह गए। वहीं शीतल पहली सीढ़ी पर बूथ बनी खड़ी रह गई। राज ने आई विंग करके उसे किस का इशारा किया। अनिकेत जी ने हॉल में आकर मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड प्लान राज। सरला, मेरे बहू बेटे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उन्हें पूरा दिन एंजॉय करने दो। सरला ने राज को देखकर कहा, आपके होते हुए आपके बच्चों को कौन बोल सकता है, और सर मत चढ़ाइए इसे। शीतल ने नीचे आकर सरला का हाथ पकड़ा। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप सबसे मजाक कर रहे हैं, इसी तरह की कोई बुकिंग नहीं हुई है। राज ने अपना मोबाइल शीतल के आगे किया। शोना, पहले इसे देख लो, और यदि क्लियर नहीं दिख रहा हो तो पापा का चश्मा लगाकर देखो। मम्मा, कल से मेरा और शोना का बिजी शेड्यूल हो जाएगा, नई नई शादी हुई है, मैं हनीमून पर तो नहीं जा रहा, तो क्या मैं अपनी बीवी को यहाँ भी नहीं घुमा सकता? नानी और अनिकेत दोनों हंसे। बिल्कुल घुमा सकते हो बेटा, आराम से अपना टाइम बिताओ। सरला ने मुस्कुराकर कहा, जाओ शीतल, ये तुम्हारे सड़ूपति का प्लान है, जाकर एंजॉय करो बच्चे, मैं तो बस इसकी टांग खिंचाई कर रही थी। राज, मैं अच्छे से जानती हूँ, कल से मेरी बहू को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। यदि इन 2 महीनों में तूने इसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा तो याद रखना, मैं इसे इसके मायके भेज दूंगी। अपनी शरारत और एटीट्यूड की दुकान 2 महीने बंद रखना। राज मुस्कुराया। मम्मा, अपनी बीवी का ध्यान मुझसे बेहतर कोई नहीं रख सकता। अनिकेत जी बोले, जाओ बच्चों, रेडी होकर निकलो, देव और सेजल भी थोड़ी देर में माहेश्वरी भवन पहुंच रहे हैं। शीतल एक नजर राज को घूर के अपने रूम में चली गई। राज जल्दी से शीतल के पीछे गया तो भरत ने धीरे से कहा, राज, तेरी शोना तुझे घूर कर गई है, आज पक्का जूते पड़ने हैं। शीतल ने अपने
राज हंसा। आप मेरी भाभी का ध्यान रखो, मैं अपनी बीवी को संभाल लूंगा। अनिकेत जी सोफे पर बैठे। सरला, इन दोनों का रिश्ता मैंने किस सिचुएशन में जोड़ा था पता है ना? विश्वास नहीं होता कि राज शीतल से इस कदर मोहब्बत करेगा। आज जिस तरह ये शीतल की केयर करता है, उसे मान देता है, सब देखकर बहुत खुशी होती है। नानी की बात सच हो गई। उन्होंने कहा था कि इन दोनों की जोड़ी युवाओं के लिए मिसाल होगी। नानी भावुक हो गई। लाखों में एक जोड़ी है मेरे राज और शीतल की। इधर राज अपने रूम में गया। शीतल अलमारी खोलकर खड़ी थी। राज ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। नाराज हो गई मेरी सोना, मैंने नीचे जाकर ही टिकट बुक करवाई थी यार। तुम्हें बताने वाला था, लेकिन उससे पहले मम्मा और भाई आ गए तो मौका ही नहीं मिला। शीतल पीछे मुड़ी। राज, जब सुबह ही माँ ने सबको घर रहने का बोला तो फिर आपने क्यों? राज ने उसे सीने से लगाकर गंभीर स्वर में कहा, सोना, ये मैंने अपनी पत्नी की खुशी के लिए किया है। जानता हूँ वो मुझसे कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पर ध्यान न दूं। मेरी हर इच्छा को बिना कहे मान जाती है। उसके करियर के लिए मैं उसे हनीमून पर नहीं ले जा रहा, तो मेरा भी कुछ फर्ज है ना। अपनी वाइफ के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो क्या गलत है? यदि मेरे इस फैसले से किसी को बुरा लगा तो आई डोंट केयर। अपने लिए राज की इतनी परवाह देखकर शीतल की आंखें नम हो गई। उसने राज को पकड़कर कहा, राज, आपके डिसीजन को तो सबने आसानी से मान लिया, सब बहुत खुश हो गए। राज ने उसका चेहरा ऊपर किया। लेकिन शायद तुम खुश नहीं हो। शीतल ने मुस्कुराकर कहा, गलत सोच रहे हैं आप। आपका साथ है तो हम तो वैसे ही खुश हैं। हमें हमेशा बस यूं ही आपका प्यार चाहिए। राज ने शीतल के होठों को छुआ। मेरा प्यार तो तुम्हें हर पल मिलेगा सोना, बस तुम अपने आंसू मत बहाना। फिर देखो मैं तुम पर कितना प्यार बरसाता हूँ। उसने शरारत से कहा, कहो तो डेमो करके दिखाओ। शीतल राज के कान में फुसफुसाई, नो नो राज, हमें अब 2-3 दिन फुल रेस्ट चाहिए। राज हैरानी से उसे देखने लगा। क्या हुआ, 2 दिन में ही थकान हो गई? सोना, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन अब तो तुम मेरे प्यार पर भी बंदिश लगा रही हो। ये अच्छी सजा दी वाइफी। शीतल धीरे से बोली, हम आप पर कोई बंदिश नहीं लगा रहे हैं राज, ना ही कोई सजा दे रहे हैं। वो हम आपको ये। शीतल अटकने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताए। राज गंभीर हो गया। अटक क्यों रही हो सोना? खुलकर बोलो, क्या हुआ? कल रात कोई प्रॉब्लम हुई क्या? राज ने उसका चेहरा ऊपर किया। 1 मिनट सोना, कहीं तुम्हारा पीरियड? शीतल ने राज की तरफ देखकर धीरे से कहा, वो सुबह से एब्डोमेन में हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया है। शीतल की बात पूरी होने से पहले ही राज अधीर होकर बोला, चलो सोना, पहले डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। शीतल ने राज का हाथ पकड़ा। राज, टेंशन मत लीजिए, हमें हर मंथ ये प्रॉब्लम होती है, इट्स नॉर्मल। वो आज आपको बताना जरूरी समझा इसलिए बताया। आपको बुरा तो नहीं लगा? राज ने शीतल को गले लगा लिया। पागल हो गया यार, जानता हूँ इस समय तुमको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। सोना, प्रॉमिस करो, यदि कुछ ठीक नहीं लगे तो तुम पक्का मुझे बताओगे। शीतल मुस्कुराई, पक्का बताएंगे। राज ने बेड पर से सूट उठाकर देते हुए कहा, मम्मा के पास जा रहे हैं, आज यही पहनकर चलो। शीतल हैरान थी। राज, लेकिन माँ। राज धीरे से बोला, मैंने पापा को बता दिया था। 2 मिनट रुको, मम्मा खुद तुम्हें परमिशन देंगी। राज और शीतल बातें ही कर रहे थे कि बेड पर रखे शीतल के फोन की रिंगटोन बज उठी। राज ने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर सरला का नाम चमक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए फोन स्पीकर पर डाला और शीतल को बात करने का इशारा किया। शीतल ने धीरे से कहा, जी माँ। सरला की शांत आवाज आई, बेटा तुम रेडी हो गई हो क्या? शीतल राज की तरफ देख ही रही थी कि राज ने शरारत से बात बीच में काट दी। मम्मा, जब से ऊपर आई है बस साड़ी ही निकाल रही है, इसे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी पहने। शीतल ने राज के पेट में कोनी से हल्का सा प्रहार किया और उसे घूरते हुए चुप रहने का इशारा किया। सरला हल्का सा मुस्कुराई। 1 मिनट रुको शीतल, तुम्हारी सगाई में अपने यहाँ से जो रेड कुर्ती प्लाजो दिया था ना, आज तुम उसे पहनकर अपने मायके जाओ बेटा। सरला की बात सुनते ही राज ने शीतल की ओर देखकर प्यार से उसके गालों को चूम लिया। शीतल ने राज के हाथ पर मजाक में वार करते हुए कहा, माँ वो हम कैसे? सरला सख्त लहजे में बोली, कैसे का क्या मतलब शीतल? जब मैंने कह दिया तो कोई सवाल जवाब नहीं। तुम आराम से वही सूट कैरी करो। 10 मिनट में दोनों तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाना, वरना जितना घर पर लेट करोगे उतनी टाइम की कटौती मैं तुम्हारी आउटिंग से कर दूंगी। सरला की बात सुनकर राज की जोर से हंसी छूट गई। सरला ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ शीतल, ये सड़ू अभी भी पास में ही है क्या? तैयार नहीं होना इसे? राज ने मुंह बनाकर गुस्से में कहा, मम्मा सास बहू की सारी बातें सुन ली मैंने, बड़ा प्यार आ रहा है ना बहू पर। जिस दिन आपकी प्यारी बहू गलती करेगी और आप उसे डांटेंगी ना, तब मजा आएगा मुझे। दोनों सास बहू को एक बार लड़ते देखना यार। मम्मा क्या सीन होगा, एकदम झकास। सरला गुस्से में चिल्लाई, चुप कर बेशरम। माँ देखो तो कैसा लड़का है जो सास बहू की लड़ाई का इंतजार कर रहा है। शीतल बेटा, 25 साल इसकी अकड़ की दुकान को मैंने झेला है, अब ये तुम्हारे हवाले है। बस इतना ही कहूंगी कि जो मैं ना कर पाई वो तुम कर दो बेटा। इस दुष्ट को अपने प्यार से पूरा बदल दो। जिस दिन इसका गुस्सा कम होगा उस दिन ये मेरा सबसे अच्छा राजकुमार बनेगा। राज भावुक हो गया। नो मम्मा, सेंटी मत होना। यदि आपकी आंखों में एक भी आंसू आया तो आपका बेटा कहीं नहीं जाने वाला। फिर नौटंकी करते हुए बोला, नानी माँ यदि आप सुन रही हो तो अपनी बेटी को संभालो यार। मेरी मम्मा से गपशप करो ताकि ये फोन करके हमारे पति पत्नी के रोमांस की बैंड ना बजाए। सरला ने डांटते हुए कहा, राज अब कुछ ज्यादा ओवर हो रहा है बेटा, शीतल को रेडी होने दे, चुपचाप फोन रख। राज हंसते हुए बोला, मम्मा आपका यही अंदाज देखना था यार, जब तक आपकी डांट नहीं खा लेता मेरा दिन नहीं निकलता। लव यू मेरी अनिकेत की डॉन। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। राज को पहली बार सरला से इतनी फ्रैंकली बात करते देख शीतल का मुंह खुला का खुला रह गया। राज ने शरारत से शीतल का मुंह बंद करते हुए कहा, शोना मुंह बंद करो अपना, मेरी मम्मा का मूड चेंज हो जाए उससे पहले सूट पहनकर रेडी हो जाओ। इतना कहकर वो अपने कपड़े बदलने लगा। थोड़ी देर में ही दोनों तैयार होकर नीचे आए। शीतल ने अपना सिर रेड नेट के दुपट्टे से ढक रखा था। उषा अनिकेत और भरत के बीच बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी। शीतल को सूट में देख वो दौड़कर उसके पास आई और कुर्ती पकड़कर बोली, ब्यूटीफुल, 1 मिनट नीचे बैठिए। राज ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस? कुशा ने राज को देखकर कमर पर हाथ रखा और मुंह मटकाते हुए बोली, हैंडसम, हमने ब्यूटीफुल से कहा है कि वो नीचे बैठिए, आपको सुनाई नहीं दिया क्या? कुशा का स्टाइल देख सबकी हंसी छूट गई। सरला धीरे से बोली, माँ अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, देखो तो प्रिंसेस ने कैसे इसकी बोलती बंद कर दी। राज सरला की बात सुनकर उन्हें घूरने लगा। शीतल मुस्कुराते हुए जल्दी से कुशा के पास बैठ गई। कुशा ने अपने छोटे छोटे हाथों से शीतल की आंखों के कोनों से काजल लिया और उसके कान के पीछे लगा दिया। चाची आप सूट में बहुत प्यारी लग रही है, हैंडसम के साथ बाहर भी जा रही हो, दोनों को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए ना। शीतल ने कुशा के गाल चूम कर कहा, आपने नजर का टीका लगा दिया ना, तो अब आपकी चाची को किसी की नजर नहीं लगेगी।
वो कुशा को गोद में लिया आगे बढ़ी। राज ने धीरे से शीतल के कान में कहा, शोना, मैं तो कमरे से निकलने से पहले अपने अंदाज में नजर का टीका लगा देता हूँ। कुशा ने चिल्लाकर कहा, जोर से बोलिए ना हैंडसम, हमें सुनाई नहीं दिया। राज ने कुशा के बाल बिगाड़ते हुए कहा, कुछ नहीं डॉल। उसने शीतल की तरफ किसका इशारा किया, जिससे शीतल के गाल सुर्ख हो गए। घर से बाहर आकर राज बुलेट की तरफ बढ़ा तो शीतल हैरान रह गई। राज, हम आज बुलेट पर? राज ने गॉगल्स पहनकर शीतल को दूसरा गॉगल्स थमाया। शोना, आज 2 व्हीलर पर राइड करने का मूड है, मौसम सुहाना है, साथ में इतनी हॉट बीवी, बुलेट की स्पीड और इंडियन रोड्स। आज तो सुबह से ही तुम्हारे कान्हा मुझ पर मेहरबान है। राज ने एक हाथ से अपना गॉगल्स नीचे किया और झुकते हुए बोला, शोना, फर्स्ट बुलेट राइड याद है ना? आज तुम अपने पति की कमर में हाथ डालकर उससे लिपट कर अरावली की वादियों का लुत्फ उठा सकती हो। आज राज अग्रवाल अपनी हॉट बीवी को बुलेट पर अजमेर की सैर कराएगा। आइए मैडम। जैसे ही शीतल पीछे बैठी, राज ने बुलेट स्टार्ट कर दी। थोड़े आगे जाकर उसने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे शीतल सीधा राज की पीठ से टकरा गई और उसने डर कर दोनों हाथ उसकी कमर में लपेट लिया। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, शोना यार, सुबह शाम रात बहुत मेहनत करवाती हो, तुम पहले मेरा काम मान लेती यार। उस रात तो बड़ी चिपक रही थी, आज ऑफिशियल राइड है तो दूर बैठी हो। वो पीछे मुड़कर मुस्कुराया, शोना डार्लिंग, राज अग्रवाल की बुलेट पर इत्तेफाक से उस रात पहली बार तुम बैठी थी। देखो, तुम्हारे कान्हा ने हमेशा के लिए तुम्हें मेरी जिंदगी में भेज दिया। आज तक अपने घर की कोई भी लेडी मेरे बुलेट पर नहीं बैठी, क्योंकि ये सौगात सबसे पहले मेरी पत्नी के हिस्से में आनी थी। राज की बातें सुनकर शीतल भावुक हो गई। उसने उसकी पीठ पर अपना सिर टिकाया और उसे कसकर पकड़ लिया। राज ने पीछे मुड़कर पूछा, ए शोना, पुरानी बातों को याद करके इमोशनल नहीं होना। अच्छा ये बताओ, हम शौर्य के लिए क्या गिफ्ट ले? शीतल ने हैरान होकर पूछा, भाई के लिए गिफ्ट? क्या मतलब? राज मुस्कुराया, अरे यार, आज मेरे इकलौते साले का सबसे खास दिन है, उसके जीजू की तरफ से गिफ्ट तो बनता है ना। शीतल मुस्कुरा दी, हमें नहीं मालूम, आपको जो पसंद हो जीजू के साथ जाकर ले लीजिएगा, हमें पहले सीधे घर ले चलिए। राज ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। ओके डार्लिंग, मुझे पकड़कर आराम से बैठो, मैं अभी 10 मिनट में पहुंचता हूँ। सुबह 5 बजे मित्तल मेंशन में रोशनी तैयार होकर निशांत के साथ नीचे आई। देवांजी ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इंप्रेसिव बेटा, आप लोग बिल्कुल टाइम से रेडी हो, लेकिन आपके बिग ब्रदर शायद लेट हो गए। देव बाहर गार्डन से अंदर आते हुए बोला, पापा आई एम ऑलवेज रेडी, मैं तो रोशनी का ही वेट कर रहा था। रोशनी को देखकर उसने टोका, रोशनी तुम इस ड्रेस में? रोशनी तुरंत बोली, नो प्रॉब्लम ब्रो, हम सूट में कंफर्टेबल है। दीवानजी बोले, सॉरी बेटा, आप दोनों के बीच बोल रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से देव सही कह रहा है। रोशनी बेटा, यदि ट्रैक सूट नहीं है तो आज ही निशु के साथ शॉपिंग कर लेना, मेरे लिए तुम और सेजल दोनों अंजू की तरह हो, आराम से अपने घर में खुलकर रहो। निशांत ने धीरे से कहा, पापा मैंने भी यही कहा था, लेकिन ये नहीं मानी। कृष्णा ने रोशनी का गाल छुआ, बेटा जल्दी से जाकर चेंज करके आओ, देव 5 मिनट वेट कर लेगा। निशांत ने सेजल का हाथ पकड़ा, पापा ये जॉगिंग हमारे बस की बात नहीं, मैं अपनी भाभी के साथ जिम में पसीना बहाऊंगा। भाई कल रात भाभी से मेरी डील हुई है, आज से मैं भाभी को हल्की फुल्की एक्सरसाइज करवाऊंगा, आप मेरी रोशो का ध्यान रखिए, मैं आपकी जान का ध्यान रखूंगा। 9 बजे ब्रेकफास्ट के दौरान देव के पास शेखर जी का फोन आया। शौर्य के रिजल्ट की खबर सुनते ही सब खुशी से झूम उठे। दीवान जी ने फोन पर ही शौर्य को बधाई देते हुए कहा, शौर्य बेटा, आज हमारे लिए गर्व का पल है, जब तुम्हारी काउंसलिंग निपट जाए तो हम ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। शौर्य भावुक होकर बोला, अंकल मेरी सफलता में आप सभी बड़ों का आशीर्वाद है, यदि मेरी दोनों बहनों और मम्मा पापा का साथ नहीं होता तो मैं अकेला अपने सपने को नहीं जी पाता। देव ने फोन रखा और सेजल को बाहों में भर लिया। इमोशनल होने का समय नहीं है, खुशियां मनाने का वक्त है, आप जल्दी से किचन के काम निपटाएं, फिर हम मम्मी पापा के पास चलते हैं। मीना मुस्कुराई, कृष्णा इसे किचन में जाने की बहुत जल्दी है, ऐसा करो आज शाम को इसका रसोई पूजन शगुन करवा लो, वैसे भी कल का दिन है, परसों बच्चों को जाना है। कृष्णा ने सहमति जताई, जी भाभी। निशु बेटा तुम भी रोशनी के साथ मार्केट जाना, आज सिर्फ अनी भाई साहब की फैमिली को बुलाते हैं, बाकी गनगौर पर रोशनी के हाथ का खाना बनवाएंगे। दीवान जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है कृष्णा, मैं और अनी भरत के साथ रूटीन चेकअप के लिए मित्तल हॉस्पिटल जा रहे हैं, इतने में तुम सब अपने अपने काम निपटा लो। देव पास आकर बोला, पापा सेजल को छोड़कर मैं और राज भी साथ आ जाएंगे। दीवान जी ने मुस्कुराकर मना किया, बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बच्चे अपना एंजॉय करो यार। रोशनी ने दीवान जी का हाथ पकड़कर कहा, पापा बिग ब्रो या निशु को आपके साथ होना चाहिए। सुनिए निशु, देव ने रोशनी के सिर पर हाथ रखकर समझाया, रोशनी तुम निशु के साथ जाओ, मैं और राज सब देख लेंगे, ओके ठीक है ना सेज? सेजल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी देव, आप और भैया हमें छोड़कर सीधा हॉस्पिटल निकल जाइएगा। चारों बड़े बच्चों को अपनी इतनी परवाह करते देख भावुक हो गए। दीवान जी इमोशनल होकर बोले, भाई साहब ये है भाभी और कृष्णा की परवरिश और संस्कार, मेरी दोनों बेटियों की ये परवाह, शुक्रिया भगवान, मेरे सभी बच्चों में आपस में यूं ही प्रेम बनाए रखना। दीवान जी ने अपनी बाहें खोलकर चारों को पास बुलाया और सब गले लग गए। थोड़ी देर बाद देव और राज रेडी होकर माहेश्वरी भवन निकल गए। अब रुख करते हैं वृंदावन हाउस का, जहां हमारी एंग्री बर्ड अंजलि अपने विनोद की बाहों में लिपटी आराम से सो रही थी। विनोद की आंखें अपने रोज के रूटीन के साथ खुल गई। अपनी कमर पर अंजलि के नाजुक हाथों के स्पर्श को महसूस करते ही जैसे ही उसने बेडशीट ऊंची की, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अंजलि ने अपने दोनों हाथों को विनोद की कमर में कसकर लपेटा हुआ था और वो उसके सीने पर सिर टिकाए गहरी नींद में थी। घड़ी सुबह के 7 बजा रही थी। कमरे में पर्दे से छनकर आती हल्की रोशनी में विनोद की नजर अचानक अंजलि की गर्दन से नीचे कमर और उसकी थाइस पर उभरे निशानों पर पड़ी। उन लाल नीले निशानों को देखकर विनोद बेचैन हो उठा। उसने धीरे से अंजलि का हाथ अपनी कमर से हटाया और उसे सीधा करने की कोशिश की, तो अंजलि नींद में ही और कसकर विनोद के सीने से लग गई। अंजलि को इतनी गहरी नींद में देखकर विनोद के चेहरे पर फिर से एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने बड़ी सावधानी से कुशन की मदद से उसे सहारा दिया। बेड के पास टंगा अपना बाथरूम पहनकर अंजलि को बेडशीट उठाई और सीधा वॉशरूम चला गया। आधे घंटे बाद नहा धोकर तैयार होते हुए विनोद की नजर एक बार फिर सोती हुई अंजलि पर टिक गई। सोते वक्त उसका चेहरा छोटे बच्चों जैसा मासूम लग रहा था। कुछ बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे, जिन्हें वो नींद में ही हाथों से हटाकर दूसरी तरफ कर रही थी। विनोद ने धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए अपने बाकी काम निपटाए और फिर अंजलि के सिरहाने आकर बैठ गया। उसने उसके माथे को चूमकर मन में कहा, सोते हुए कितनी मासूम लग रही हो, लेकिन रात को इतनी शरारतें की कि मेरी खुद की जान सुखा दी। लव यू माय बच्चा। विनोद के हाथ बेडशीट के नीचे से एक बार फिर उसकी थाइस पर गए। बेडशीट हटाकर देखा तो अंजलि की दोनों थाइस पर उसकी उंगलियों के निशान साफ थे। विनोद को कल रात पूल में हुई वो मदहोशी याद आ गई। जैसे वो झुककर उन निशानों को होठों से छूने वाला था, वो रुक गया।
उसने जल्दी से अंजलि को वापस बेडशीट उठाई और उसके चेहरे पर बिखरे बालों को सहलाते हुए खुद से बोला, अभी तुम्हारी नींद डिस्टर्ब नहीं कर सकता बच्चा। यदि मेरे होठों और हाथों की हलचल से तुम उठ गई तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। थोड़ी देर और सो जाओ, जब तक तुम्हारे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली मसालेदार चाय लाता हूँ। चाय पीने के बाद कल रात मदहोशी में की गई अपनी नादानियों पर प्यार से अपना मरहम लगाऊंगा। विनोद ने बालकनी और विंडो के नेट वाले पर्दे हटाकर दूसरे भारी पर्दे खींच दिए ताकि अंधेरा रहे। फिर प्यार से उसे निहार कर गेट खोलकर बाहर निकल गया। शर्मा हाउस के लिविंग एरिया में काफी चहल पहल थी। विनोद की ताई जी की फैमिली दोपहर की ट्रेन से जाने वाली थी। रूही अपनी जेठानी को शादी के गिफ्ट और मिठाइयों के बॉक्स दे रही थी। वही विजयकांत अपने जीजाजी और बहन के साथ मित्तल परिवार से मिले मिलनी के गिफ्ट्स पर टैग लगा रहे थे। सारे मेहमान आज ही जा रहे थे। रूही की नजर जैसे ही सामने से आते विनोद पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। विनोद ने आकर सभी बड़ों को प्रणाम किया। जैसे वो ताईजी के पैर छूने चुका, ताईजी ने व्यंगात्मक लहजे में कहा, वीनू, अपनी बीवी की तरफ से भी तू ही पैर छूकर आशीर्वाद ले ले। थक गई होगी बेचारी, तो हमारे जाने से पहले शायद ही उसकी नींद खुले। विनोद ने एकदम से रूही की तरफ देखा। रूही ने आंखों के इशारे से उसे शांत रहने को कहा। विनोद ने ताईजी की दोनों हाथ पकड़कर कहा, ताईजी, अंजू आपका आशीर्वाद लिए बिना आपको नहीं जाने देगी, बस थोड़ी देर में रेडी होकर बाहर आ रही है। रूही ने बात संभालते हुए कहा, विनोद बेटा, किचन में जाकर आशा से दोनों की चाय लेकर अपने रूम में जाओ। मैं आधे घंटे में यहाँ का काम निपटा कर आती हूँ। फिर मुस्कुराते हुए बोली, विजय, रात को ही अंजू ने साड़ी पहनने की जिद की थी। अब उस बच्ची को तो पहननी नहीं आती, इसलिए उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि आज सुबह मैं उसे रेडी कर दूं। रूही की बात सुनकर विजयकांत के चेहरे पर सुकून आ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा जीजी, ये है हमारे खानदान की बहू। भाभी जी, मेरी बहू मॉडर्न जरूर है, लेकिन उसमें संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। उसे अच्छे से पता है कि आज उसके ससुराल में सभी बड़े मौजूद है, तो वो कभी अमर्यादित तरीके से बाहर नहीं आएगी। इतना विश्वास है मुझे। ताईजी ने मुंह बनाकर कहा, देवर जी, अभी नई नवेली आई है, साथ रहकर बरतोगे तब पता चलेगा। ताईजी की बात सुनकर विनोद को गहरा दर्द हुआ। वो बेबस होकर रूही की तरफ देखने लगा। रूही ने गंभीर स्वर में कहा, भाभी, बिना परखे मेरी बहू के बारे में गलत मत बोलिए। आप हमारे खानदान की सबसे बड़ी है, हम छोटे हैं, कहीं आपकी बातें सुनकर कुछ गलत न बोल दे, इसलिए प्लीज चुप हो जाइए। रूही ने उनके कंधे पर हाथ रखकर आगे कहा, भाभी, जरूरी नहीं कि जो आपके साथ अनुजा ने किया वो हमारे साथ हो। अंजलि बहुत प्यारी और संस्कारी बच्ची है। उस मासूम के दिल में किसी भी तरह का छल कपट नहीं है। आप खुद जब उसके साथ रहकर अपनी आंखों से देखेंगी तब मैं आपसे बात करूंगी। अपने मन से सारे डर निकाल दीजिए और आराम से हंसी खुशी जाइए। रूही ने ताईजी के दोनों हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, मुझसे ज्यादा हक विनू और अंजू पर आपका है। एक बार उन्हें घूम कर आने दीजिए, फिर मैं विजय के साथ आपको लेने आऊंगी। तब आप अपनी बहू से अच्छे से सेवा करवाना। यदि अंजू से आपके मान सम्मान में कोई कमी रह गई या उसने गलत व्यवहार किया तो आप जो कहेंगी मैं करूंगी। ताईजी हंसते हुए बोली, रूही, अपनी बहू पर इतना विश्वास है? रूही ने उनके दोनों हाथ पकड़कर कहा, अपनी बहू पर अंधा विश्वास है मुझे। सबके सामने यकीन से कह सकती हूँ कि वो मेरी परछाई बनकर इस घर को अच्छे से संभाल लेगी। आप तो बस अपने बेटे बहू को अच्छे से आशीर्वाद दीजिए ताकि हम साल भर में ही दादी बन जाए। फिर इन दोनों पर सारी जिम्मेदारी डालकर आप, मैं और विजय अपने पोते पोतियों के साथ मजे करेंगे। रूही की बात सुनकर जहाँ ताईजी की आंखें नम हो गई, वही विनोद के चेहरे पर एक हल्की सी शर्मीली मुस्कान आ गई। ताईजी भावुक होकर बोली, खाटू श्याम जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि रूही की बहू बिल्कुल इसके जैसी हो, वरना हमारा परिवार। विनोद ने एकदम से अपनी ताईजी को गले लगा लिया। ताईजी यार, सुबह सुबह कौन अपनी आंखों से आंसू बहाता है? ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है। गॉर्जियस लेडी, आप ये बताइए, जाने से पहले मेरी अंजू के हाथ से क्या नाश्ता करना पसंद करेंगी? मॉम, आप जल्दी से अंजू को रेडी कर दीजिए, उसका रसोई पूजन ताईजी के हाथों से ही होगा। रूही मुस्कुराई, बिल्कुल विनू, तूने मेरे मन की बात कह दी। फिर शरारत से बोली, भाभी, पहली बार अपनी बहू के हाथों का नाश्ता करेंगी तो मोटा शगुन देना होगा। ताईजी ने विनोद के सिर पर हाथ रखा, तू चिंता मत कर छोटे, मैं उसे ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि साल भर में ही हमारे आंगन में किलकारियां गूंज उठेंगी। ताईजी की बात सुनकर विनोद शर्मा गया। विजयकांत ने माहौल को शांत देखा। विनू बेटा, शिवाय भी आज ही निकलेगा। रात में उसकी तबीयत तो ठीक थी ना? अभी तक उठा क्यों नहीं? विनोद हड़बड़ा गया। ओह शिट डैड, मैंने रात में एक बार भी शिवा को फोन नहीं किया। मॉम, मैं हम चारों की चाय लेकर रूम में ही जाता हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से किचन से चाय की ट्रे उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे उसने शिवाय के रूम को नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया, आर्या ने गेट खोल दिया। अपने सामने शिवाय को ना देख वो मुस्कुराते हुए बोली, भैया आप इतनी जल्दी उठ गए, अंजू कहाँ है? विनोद मुस्कुराया, आरू, अंजू अभी तक सो रही है। शिवा कहाँ है? रात में उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? फीवर तो नहीं है? आर्या ने विनोद के हाथ से चाय ली। शांत भैया, राणा साहब एकदम ठीक है, इतने दिनों से नींद पूरी नहीं हुई थी इसलिए उन्हें अनकंफर्टेबल लग रहा था। आज रात आराम से सोए हैं, नहाने गए, रेडी होकर हम नीचे ही आएंगे, तब आप मिल लीजिएगा। अभी आप जाकर अंजू को चाय पिलाइए। फिर शरारत से बोली, वैसे भैया आपके चेहरे की चमक बता रही है कि रात कुछ ज्यादा ही अच्छी बीती है। लगता है पति पत्नी का रिश्ता आगे बढ़ गया। विनोद मुस्कुराया, यस आरू, डॉल की गुड मॉर्निंग हो गई? आर्या हंसते हुए बोली, एक बार तो सुबह 5 बजे ही हो गई। हमारे जागने से पहले ही आपकी दोस्त अपनी डॉल के साथ 1 घंटा खेलकर दोबारा सो गए। राणा साहब तो उठ गए लेकिन आपकी डॉल अभी तक सो रही है। विनोद मुस्कुराते हुए बोला, सोने दो उसे आरू, शिवा रेडी हो जाए तब मैं आता हूँ। इतना कहकर वो अपनी चाय लेकर रूम में आ गया। उसने कप टेबल पर रखा, लाइट ऑन की और अंजलि के सिरहाने बैठ गया। विनोद ने अपने हाथों से उसके बालों को सहलाया। माय लिटिल कुंभकर्ण। वो धीरे से नीचे झुका और आहिस्ता से अंजलि के होठों को छू लिया। विनोद के स्पर्श से अंजलि नींद में ही उसका हाथ पकड़कर बड़बड़ाई, मान जाइए ना, सोने दीजिए थोड़ी देर, सुबह जल्दी उठना है। अंजलि की बातें सुनकर विनोद की हंसी छूट गई। अंजलि के कान में जैसे ही विनोद की हंसी गूंजी, उसने एक आंख खोलकर देखा। विनोद को पूरा तैयार देखकर वो हैरान रह गई। उसने आंखें मली और हड़बड़ा कर बोली, आप रेडी हो गए? सुबह हो गई क्या? विनोद बेडशीट सहित अंजलि को अपने सीने से लगाकर शरारत से बोला, शांत शांत मेरा लिटिल कुंभकर्ण, अच्छी खासी सुबह हो गई, 8 बजने वाले हैं बच्चा। अंजलि ने विनोद को देखा, आपने हमें जल्दी क्यों नहीं उठाया? सब उठ गए होंगे, मॉम डैड क्या सोचेंगे? ओह गॉड, आज तो ताईजी और बुआ जी भी घर पर है। विनोद ने मुंह बनाया, अंजू सबको याद कर लिया लेकिन बच्चा एक बार भी अपने पति को जी भर कर देखा नहीं। यार शादी के बाद इस रूम में आज हमारी एक साथ पहली सुबह है, कोई मॉर्निंग विश नहीं किया।
मैं तो कब से रेडी होकर बैठा हूँ कि मेरी एंग्री बर्ड कल रात के जैसे हमारी खूबसूरत सुबह का भी कुछ स्पेशल अंदाज में आगाज करेगी, और तुम हो कि मुझे ना तो अच्छे से देख रही हो और ना ही कुछ करने दे रही हो। उसकी नोज को हल्के से खींचा। नॉट फेयर बच्चा। विनोद के बोलते ही अंजलि ने उठने की कोशिश की, तभी एक अनकहे मीठे दर्द के साथ उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई। अंजलि के चेहरे पर दर्द की लहर देखकर विनोद उसे बाहों में कसकर अधीर हो गया। क्या हुआ अंजू? अंजलि ने नजरें नीचे की। कुछ नहीं। विनोद बेचैन होकर बोला। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया बच्चा कि अपनी तकलीफ भी मुझसे शेयर नहीं करोगी? अंजू, तुम्हारे फेस पर साफ दिख रहा है, सच सच बोलो, प्रॉब्लम हो रही है ना? अंजलि ने उसे अपनी कशिश भरी निगाहों से देखा और उसके गालों को चूमकर बोली, झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, वो एकदम से उठे तो हल्का सा पेन। विनोद अधीर होकर बोला, रात में पूछा था तब क्यों नहीं बताया? उसने बेडशीट हटाकर बेचैनी से कहा, एक बार अपने आप को देखो अंजू, क्यों नहीं रोका मुझे? अंजलि ने एक नजर अपने आप को देखा और प्यार से विनोद को देखकर बेडशीट से खुद को कवर कर लिया। बहुत इंतजार के बाद हमारे जीवन में ये पल आए थे जब हम खुद रुकना नहीं चाह रहे थे, तो बताइए आपको कैसे रोकते? उसने मुंह बनाया। और ये बार बार बेडशीट हटाकर क्या दिखा रहे हैं हमें? ये हमारे प्यार की निशानी है हनी, इसमें आपकी छुअन और प्यार का एहसास आया है। हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। माय स्वीट लविंग केयरिंग हनी बनी, आप सारी टेंशन छोड़िए। खुद तो पहले रेडी होकर घर वालों के सामने नंबर ले लिए और हमें 8 बजे तक अपनी बाहों में लिए बातों में उलझा रहे हैं। बैड मैनर्स पतिदेव। उसने टेबल की तरफ इशारा किया। हमारी बेटी भी ठंडी हो गई, आपको पता है ना हम ठंडी चाय नहीं पीते, इसलिए जब तक हम शॉवर लेकर बाहर आए आप हमारे लिए गर्म चाय लाइए। अंजलि की बातें सुनकर विनोद का मुंह हैरानी से खुला रह गया। उसने उसका चेहरा हाथों में लिया। क्या लड़की हो यार तुम, तुम्हारी प्रॉब्लम सोच सोचकर यहाँ मेरी जान हलक में अटकी है और तुम हो की? अंजलि ने शरारत से कहा, ओह तो फिर तो आपके प्यार से हनीमून पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना? तो चलिए पतिदेव एक डील करते हैं। अंजलि के चेहरे की शरारत देखकर विनोद मुस्कुराया। अंजू, तुम्हारी शरारतें सब समझ में आ रही है। डील तो तुम्हारी बिना सुने ही विनोद शर्मा मंजूर करता है। खूब शॉपिंग कराऊंगा, यूरोप घुमाऊंगा, रोज तुम्हारा फेवरेट फूड खिलाऊंगा। बट उसके हाथ बेडशीट के अंदर अंजलि के बदन पर हरकतें करने लगी। विनोद की छुअन से अंजलि सियर उठी। विनोद उस पर झुकते हुए कामुक स्वर में बोला, लेकिन ये बात अपने दिमाग में लाना भी मत बच्चा कि विनोद अपनी एंग्री बर्ड पर प्यार नहीं बरसाएगा। थोड़ा सा दर्द दूंगा भी ना तो अपने प्यार की मरहम से दूर भी कर दूंगा। इतना कहकर उसने झटके से बेडशीट हटा दी। विनोद के हाथों की हरकत से पहले ही अंजलि की जान हलक में अटकी थी। बेडशीट के एकदम से हटते ही वो खुद में सिमटने लगी। विनोद अपनी कामुक नजरों से अंजलि को देखते हुए उसके पैर पकड़कर नीचे सरकाने लगा। अंजलि लरसते हुए बोली, छोड़िए ना, हमारी चाय ठंडी हो रही है। विनोद उसके होठों पर उंगली फेरते हुए बोला, चाय तो पहले ही ठंडी हो गई बच्चा, अब तो तुम्हें गर्म चाय पिलाऊंगा, पर उससे पहले मुझे अपनी पहली सुबह को खूबसूरत और रोमांटिक बनाना है। विनोद उसकी कमर में हाथ डालकर उसे करीब खींचता है और धीरे धीरे उसके होठों को चूमने लगता है। अंजलि एकदम से विनोद को कसकर पकड़ लेती है। विनोद के गर्म हाथ धीरे धीरे अंजलि के चेहरे पर हलचल करते हुए उसकी गर्दन की तरफ बढ़ते हैं। अंजलि विनोद को अपने ऊपर से हटाते हुए बेचैन स्वर में बोली, अब बस करिए ना, वरना हम उठ भी नहीं पाएंगे। विनोद ने होठों की हलचल रोककर उसे देखा। बीच में क्यों रोका बच्चा? थोड़ी देर सुकून महसूस करना था। अंजलि उसकी गर्म सांसों से सिहरते हुए बोली, वो इसलिए कि हम पर भी आपके प्यार का नशा हावी हो रहा है। हम फिर से आप में सिमटना चाहते हैं, लेकिन यदि हम अभी आप में सिमट गए तो फिर हमसे उठा नहीं जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंजलि को इतना बेचैन देखकर विनोद ने उसके गालों को चूमा और गंभीर स्वर में कहा, अंजू, जो तुम चाहती हो वो अभी नहीं कर सकता बच्चा। इतने पेन में भी तुम आज पूरा दिन रेस्ट करो, रात को तुम्हारी तड़प दूर करने की कोशिश करूंगा। अंजलि धीमे से बोली, वो इसलिए आपको बीच में रोकना पड़ा। आज हमारा सबके सामने पहला दिन है, हम किसी को कोई मौका नहीं देना चाहते। आज सब गेस्ट चले जाएंगे, हमें उनके साथ रहना है। यदि हम अभी आप में सिमट गए, आपके नशे में डूब गए, तो फिर इतनी जल्दी हमसे नहीं उठा जाएगा। विनोद मुस्कुराकर उसे बाहों में भरते हुए शरारत से बोला, ओह तो अपने पति के प्यार के बाद हमारी छुई मुई से उठा नहीं जाएगा? मेरे एहसास में इतना डूब जाता है मेरा लिटिल कुंभकर्ण। अंजलि ने विनोद के चेहरे पर हल्का सा बाइट करते हुए मुंह बनाया। मजाक मत उड़ाइए हमारा, कल से रोज आपसे पहले उठकर बताएंगे। वो तो आज पहली बार आपके प्यार को इतने करीब से पाकर हम मदहोश। वो एकदम से अपनी जीभ दांतों के नीचे दबाकर विनोद की तरफ देखने लगी। विनोद गहरी नजरों से उसे देख रहा था। अंजलि उसकी आंखों की तपिश से सिहर कर विनोद के सीने में छुप गई। विनोद ने उसके गालों को चूमा। अंजू यार, मेरे गाल पर यदि तुम्हारे बाइट का निशान पड़ गया और मॉम ने देख लिया तो फिर तुम सोच लेना। अंजलि ने मुंह बनाते हुए एकदम फ्लो में कहा, आपने कल रात हमारे बदन पर जो निशान बनाए वो साड़ी पहनते वक्त मॉम ने देख लिया तो? ओह नो हनी, अब क्या करें? विनोद आहिस्ता से उसके ऊपर से उठा और उसे बेडशीट में कवर करते हुए बोला, परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चा, आर्या रेडी है, तुम जल्दी से फ्रेश होकर आओ, वो तुम्हें साड़ी पहना देगी, फिर मैं मॉम को भेजूंगा। इतना कहकर वो उसे गोद में उठाकर वॉशरूम के पास उतारता है और उसका चेहरा हथेलियों में भरकर बोला, अंजू आज ताई जी वापस जा रही है, मैं चाहता हूँ तुम आज का ब्रेकफास्ट बनाकर सबका दिल जीत लो। बच्चा, मैंने तुम्हारे बिना पूछे ही सुबह मॉम को तुम्हारे रसोई पूजन का बोल दिया, तुम कर लोगी ना? अंजलि ने विनोद के हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सेजल भाभी ने हमें बहुत सी चीजें सिखाई है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सबको हमारे हाथ का नाश्ता जरूर पसंद आएगा हनी। हम हमारे पति, मॉम, डैड, अपने मायके का सर कभी किसी के सामने नहीं झुकने देंगे। आप जाकर आर्या जी को भेजिए, हम 10 मिनट में आते हैं। अंजलि का कॉन्फिडेंस देखकर विनोद मुस्कुरा उठा। उसने अंजलि के माथे को चूमा और सीधे रूम में जाकर रूही को फोन लगाया। मॉम प्लीज आशा दीदी के साथ 10 मिनट बाद चाय भेज दीजिए ना। रूही ने फोन उठाते ही शरारत से कहा, मेरी बहू को उठाने में चाय ठंडी हो गई विनू। अरे मेरा बच्चा, आज उठे हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक बेड टी नहीं मिली। विनोद हंसते हुए बोला, मॉम सुबह सुबह मजे मत लीजिए, आप जानते हो ना 10 मिनट में मुझे चाय नहीं मिली तो हेडेक शुरू हो जाएगा। अब आपकी बहू कुंभकर्ण जैसी नींद में सो रही थी तो मैं क्या करता? रूही शरारत से बोली, अब बेचारी रात को देर से सोएगी तो सुबह जल्दी कैसे उठेगी? विनू बेटा, रात को कितने बजे सोए? ओ सॉरी सुबह हो गई होगी ना। इतना बोलकर वो खिलखिलाकर हंस दी। विनोद मुस्कुराते हुए बोला, मॉम आपने मेरी क्लास लगा ली, अपनी बहू से अभी शैतानी मत करना, वरना नर्वसनेस में ब्रेकफास्ट कैसा बनेगा कोई गारंटी नहीं है। ताई जी को बोल तो दिया, बट आज तक अंजू के हाथ का कुछ खाया नहीं, इसलिए थोड़ी टेंशन हो रही है। रूही शांत स्वर में बोली, विनू टेंशन मत ले, आशा और मैं उसके साथ रहेंगे, तू फोन रख, मैं आती हूँ। विनोद ने जल्दी से कहा, वेट मॉम,
आप मेहमानों को संभालिए, आर्या रेडी हो गई है, मैं उसे बुलाता हूँ, वो अंजलि को रेडी कर देगी। रूही मुस्कुराते हुए बोली। वीनू, आर्या को बोल देना अंजू की साड़ी अच्छे से बांधे, कुछ दिखना नहीं चाहिए। विनोद शर्मा गया। मॉम प्लीज फोन रखिए ना। रूही भावुक होकर बोली। बहुत खुश हो वीनू, आज मेरे बच्चे को उसका प्यार हमेशा के लिए मिल गया। दोनों खूब खुश रहो, भगवान करे मेरे चारों बच्चों को जीवन में हर खुशियां मिले। विनोद शांत स्वर में बोला। जिन बच्चों के पास आपकी जैसे मॉम डैड है, उन बच्चों को हर खुशियां मिलनी ही है। रूही मुस्कुराई। फोन रख वीनू, मैं चाय भिजवाती हूँ। विनोद ने फोन रखकर आर्या को कॉल किया और 10 मिनट बाद आने को कहा। आर्या मुस्कुराकर बोली, अभी आते हैं भैया। तभी शिवाय रूम में आकर गीले बालों को झाड़ते हुए बोला, क्या बात है आरू, सुबह सुबह बड़ी हंसी आ रही है। आर्या वान्या को गोद में उठाकर मुस्कुराई। राणा साहब, आपके दोस्त की मैरिड लाइफ शुरू हो गई है, भैया ने अंजू को साड़ी पहनाने का बोला है। शिवाय उसके पास आकर वान्या को गोद में लेकर बोला, तो इसमें हंसने की क्या बात है। आर्या शिवाय को पीछे से बाहों में भरकर बोली, राणा साहब आप भी ना कुछ नहीं समझते। डॉल, पता नहीं आपके सुपर हीरो कैसे बिजनेस टाइकून बन गए। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया और गहरी नजरों से देखते हुए बोला, ऐसा करो, डॉल को फीड कराकर सुला दो बारबी, फिर तुम्हें दिखाता हूँ कैसे बिजनेस टाइकून बना। तुम्हारी आंखों की शरारत और हंसी देखकर ही सब समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। अपने दिन भूल गई बारबी, कहो तो फिर से याद दिलाओ। कल आएगा कहानी का अगला भाग और भी रोमांच के साथ। जुड़िए प्रतिलिपि FM पर।